अध्याय 221 बुरी बेटी। बाओ युलू मुस्कुराए और बोली, ऐसा लगता है कि युवा स्वामी को चिकित्सा का भी थोड़ा ज्ञान है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने किस दिव्य चिकित्सक के अधीन अध्ययन किया था? उनकी मुस्कान के बावजूद उनके लहजे से जुआन के प्रति उनकी घृणा स्पष्ट झलक रही थी। जुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पास कोई दिव्य चिकित्सक गुरु के रूप में नहीं था। मीली ने तुरंत मन ही मन विरोध किया, तो फिर मैं क्या हूँ? आप मेरी खूबसूरत बड़ी बहन महारानी हैं, मेरी शिक्षिका नहीं, जुआन ने उत्तर दिया। अब ठीक है, मीली ने संतुष्टि भरी सांस लेते हुए कहा। हालांकि जुआन उसके चेहरे के भाव नहीं देख सकता था, लेकिन वह कल्पना कर सकता था कि खुशी से उसके होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए होंगे। जुआन के बीच में दखल देने से किनवानरू पहले से ही नाराज थी। अब और बर्दाश्त न कर पाने पर वह गुस्से से भड़क उठी। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो चुपचाप एक तरफ हट जाओ। हमारा समय बर्बाद मत करो। झोंगतियान, तुम जल्दी से पास के शहर जाओ और जी डेंटू को ढूंढो। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे लेकर आना ही होगा। चिंता मत करो, हमारी बेटी की जान दांव पर लगी है, इसलिए मैं उसे यहाँ लाने का पूरा प्रयास करूंगा, चाहे मुझे बेशर्मी से ही क्यों ना करनी पड़े। यहाँ के आंतरिक मामलों की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, चू झोंगतियन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। बिना किसी झिझक के वह कमरे से बाहर निकल गया और देखते ही देखते रात के अंधेरे में गायब हो गया। जुआन ने शांत भाव से कंधे उचकाए और वह भी बाहर चली गई। ये देखकर किनवानरू ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसने तुरंत अपना ध्यान अपनी बेटी पर वापस केंद्रित कर लिया। तुम क्यों चले गए? मीली ने उलझन में पूछा। मैं चाहे कुछ भी कह दूं, किनवानरू मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगी, इसलिए वहां जाकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, जुआन ने जवाब दिया। अब तुम अपनी पत्नी को नहीं बचाओगे? मीली ने चिढ़ाते हुए पूछा। जुआन कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, मैं कोई दूसरा तरीका सोच लूंगी। तभी अचानक एक खूबसूरत महिला बाहर निकली और बोली, जीजा जी, एक पल रुकिए। जुआन ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह चू हुआंझाओ था। उसका चेहरा थोड़ा नर्म हो गया और उसने कहा, तुम हो हुआंझाओ? चू हुआंझाओ ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या सच में आपके पास मेरी बड़ी बहन को बचाने का कोई तरीका है? पहले भले ही उनके साथ शीत युद्ध चल रहा था, लेकिन उनकी बड़ी बहन की सुरक्षा से बढ़कर उनके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। मुझे लगता है ये तरीका काम करेगा, जुआन ने मीली द्वारा सिखाए गए तरीके को याद करते हुए जवाब दिया। उसे विश्वास नहीं था कि मीली उसे बेवकूफ बना रही है। तुम्हारा मुझे लगता है से क्या मतलब है? क्या ये काम करेगा या नहीं? चू हुआंझाओ ने चिंता से पूछा। हाँ, ये काम करेगा, जुआन ने सकारात्मक रूप से उत्तर दिया। ठीक है, मैं इस बारे में अपनी माँ से बात कर लूंगी। चू हुआंझाओ कमरे में लौटी और जल्द ही अंदर जोरदार बहस छिड़ गई। असल में चू हुआंझाओ जुआन को चू चुयान का इलाज करने का मौका देने पर अड़ी हुई थी, जबकि किनवानरू उसके सुझावों को सिरे से खारिज कर रही थी। आखिरकार चू हुआंझाओ आंखों में आंसू लिए बाहर भागी। उसने जुआन की ओर मुड़कर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन को बचाने का मौका जरूर दिलाऊंगी। इतना कहकर वह रात के अंधेरे में गायब हो गई। जुआन ये समझ नहीं पा रही थी कि उसका क्या मतलब था। बहुत जल्दी किनवानरू गुस्से से बाहर निकली और चिल्लाई, तुमने हुआंझाओ पर किस तरह का जादू किया है कि वह तुम्हारे पक्ष में इतनी ज्यादा हो गई है? आपने किनवानरू को ट्रोल करके 678 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रही हैं। हुआंझाओ अब जवान नहीं है और वह अपने फैसले खुद ले सकती है। आप अपनी ही बेटी की बुद्धिमत्ता को कम आंक रही हैं। किनवानरू ने जुआन की ओर उंगली उठाते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुझे तुम्हारी चिकनी जबान बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता तुमने उस समय हमारी चुयान को कैसे धोखा दिया, लेकिन हमारी हुआंझाओ के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सपने में भी मत सोचना। अगर मुझे कभी पता चला कि तुम मेरी दोनों बेटियों के बारे में कुछ भी सोच रहे हो, तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगी कि तुम्हारी भयानक मौत हो। आपने किनवानरू को ट्रोल करके 777 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। क्या आपकी बात खत्म हो गई? वह पहले से ही काफी परेशान हो चुका था, फिर भी यह महिला लगातार बकबक करती रही और उस पर मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाती रही। आखिरकार उसका सब्र टूट गया। तुम? किनवानरू चौंक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका आज्ञाकारी दामाद उस पर चिल्लाने की हिम्मत करेगा। वह एक बार फिर गुस्से से भड़कने ही वाली थी कि अचानक पीछे से एक नौकरानी ने कहा, मैडम, छोटी बच्ची जाग गई है। किनवानरू ने उसे तीखी निगाहों से देखा। मैं तुमसे बाद में हिसाब बराबर कर लूंगी। अपनी बात कहने के बाद वह मुड़ी और तेजी से कमरे में वापस चली गई। जुआन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उनके पीछे अंदर नहीं गया। इसके बजाय उसने धीरे से पूछा, क्या आपको यकीन है कि चुयान फिलहाल ठीक रहेगा? वह लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब नहीं है कि अगले 2 दिनों में उसकी मौत हो जाए, मीली ने जवाब दिया। जुआन को आखिरकार राहत मिली। उसने तुरंत चेंग शॉपिंग को बुलाया और चू कबीले के औषधि भंडार से अपनी जरूरत की दवाइयां लाने को कहा। हालांकि चू कबीला कई मामलों में काफी बेकार था, लेकिन कम से कम उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद उसने एक डमी ली और मीली ने उसे जो सिखाया था उसे दोहराना शुरू कर दिया। अपनी उच्च योग्यता के बावजूद उन्हें किसी मरीज का इलाज करने का कोई अनुभव नहीं था। किसी बात को सैद्धांतिक रूप से जानना एक बात है और उसे व्यवहार में लाना बिल्कुल अलग बात। इसलिए उन्हें लगा कि पहले से अभ्यास करना आवश्यक है। तुम क्या कर रहे हो? अचानक कहीं से एक कर्कश आवाज आई। चौंक कर जुआन पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि ओल्मी दरवाजे के पास खड़ी है। जुआन ने तुरंत दूसरे पक्ष को झुककर प्रणाम किया। आप यहाँ हैं? ओल्मी ने डमी पर एक नजर डाली और संदेह भरे लहजे में पूछा, क्या तुम इस समय चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे हो? मुझे बस थोड़ी जिज्ञासा थी, इसलिए मैं इसे आजमाना चाहती थी, जुआन ने शर्माते हुए जवाब दिया। क्या तुम अपनी मोहर का इलाज ढूंढने की सोच रहे हो? बूढ़े मी ने एक घिनौनी मुस्कान बिखेरी।
मैंने सुना है कि तुम्हारे दिव्य चिकित्सक जी की बेटी से अच्छे संबंध हैं, लेकिन उसकी बातों में मत आना। तुम्हारी मुहर बाहरी उपायों से नहीं हटेगी। बेहतर होगा कि तुम अपनी साधना पर ध्यान दो ताकि जल्द से जल्द मास्टर रैंक प्राप्त कर सको। आप सही कह रहे हैं बड़े साहब। जुआन को लगा कि उसे बूढ़े आदमी को यह बात नहीं बतानी चाहिए कि वह पहले ही ठीक हो चुका है। मैंने सुना है कि तुमने शी कबीले के युवा स्वामी को वापस खदेड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। लगता है कि उर्साए कालकोठरी में तुम्हारा संयोगवश ऐसा ही एक अवसर मिल गया, बूढ़े मी ने उत्सुकता से कहा। मुझे सौभाग्य से एक क्षणभंगुर कमल मिल गया, जिससे मेरी साधना में थोड़ी वृद्धि हुई, जुआन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। एक क्षणभंगुर कमल? बूढ़ी मी की सांसें तेज हो गईं। क्या तुमने इसे पूरा खा लिया? जुआन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मैंने चुयान को बचाने के लिए उसमें से अधिकांश हिस्सा उसे दे दिया। बेवकूफ! बूढ़े मी ने गुस्से में अपनी जांघ पर हाथ पटका और झुंझलाहट से उठते हुए बोला, तुमने इसे खुद क्यों नहीं ले लिया? आपने मी लियानिंग को ट्रोल करके 250 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन अचंभित रह गया। उसने सोचा था कि दूसरा पक्ष उससे इसलिए नाराज है क्योंकि वह क्षणभंगुर कमल वापस नहीं लाया, लेकिन असल में वह इसलिए नाराज था क्योंकि उसने स्वयं उसका सेवन नहीं किया था। वो सच में मेरी इतनी परवाह करता है? क्या मैंने उसे गलत समझा? युवती चूंकि ऊर्जा नलिकाएं नष्ट हो चुकी थीं और उनकी जान खतरे में थी। हम पति पत्नी हैं, मैं उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, जुआन ने जवाब दिया। एक जोड़ा? बूढ़े मी ने ताना मारा। क्या तुम सबसे बेहतर नहीं जानते कि तुम्हारा उसके साथ कैसा रिश्ता है? क्या इस हवेली में कोई ऐसा है जो तुम्हें सचमुच चू वंश के युवा स्वामी की तरह मानता हो? दरअसल है तो सही, कम से कम चू हुआंझाओ और चेंग शॉपिंग तो है ही, है ना? चू चुयान की बात करें तो सच कहूं तो उसे भी ठीक से पता नहीं था कि वो क्या सोच रही है। लेकिन चूंकि उसने उसे एक बार अंतरंग होने की इजाजत दे दी थी, तो उसे कुछ तो स्वीकार करना ही चाहिए था, है ना? बूढ़े मी ने जुआन की नासमझी पर सिर हिलाते हुए कहा, इसके अलावा क्या तुम अच्छी तरह नहीं जानती कि तुम्हारा शरीर इस समय किस हालत में है? तुम एक पुरुष के बराबर भी काम नहीं कर सकती, उसे प्यार करना तो दूर की बात है। आपने मी लियानिंग को ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने उनकी टिप्पणियों की बिल्कुल भी सराहना नहीं की। भाई, क्या तुम कुछ ज्यादा ही कठोर नहीं हो रहे हो? अगर अतीत में ऐसा मेरे साथ हुआ होता तो मैं शर्मिंदगी के मारे गुस्सा हो जाता। तुम खुशकिस्मत हो कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उस बात पर तुमसे जरूर नाराज रहता। जुआन की कोई प्रतिक्रिया न देखकर ओल्ड मी ने जुआन को डांटने में रुचि खो दी। छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब मैं कुछ भी कहूं उससे कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि तुम्हें अपनी साधना को प्राथमिकता देनी चाहिए। सच्ची शक्ति के अलावा सब कुछ क्षणभंगुर है। मैंने सुना है कि वेई होंगे भी कालकोठरी में प्रवेश कर गया है। मैंने तुम्हें जो मिशन सौंपा था वह कैसा चल रहा है? जुआन ने यथासंभव अपने चेहरे के भावों को स्थिर रखते हुए उत्तर दिया, हमारी मुलाकात कालकोठरी में हुई और मैंने उसके सामने अपने सारे विचार व्यक्त कर दिए। अब हम अच्छे दोस्त हैं। कम से कम मैं उसे दोस्त मानता हूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मेरे बारे में ऐसा सोचता है या नहीं। बूढ़े मी के चेहरे पर बनी गहरी शिकन आखिरकार थोड़ी कम हुई। अच्छा, उन्होंने कहा, उसके परिवार की हर गतिविधि पर नजर रखना। मामला चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, मुझे जरूर बताना। और हाँ, उसे पता भी मत चलने देना कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे विश्वास है कि तुम जैसे समझदार व्यक्ति को इतना तो पता होना ही चाहिए। कोई बात नहीं, जुआन ने उत्तर दिया। जिज्ञासावश उसने पूछा, लेकिन मुझे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? ऐसे सवाल मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछने चाहिए, बूढ़े मी ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं और हाथ के एक इशारे से ताई तलवार उसके हाथ में आ गई। जुआन तुरंत घबरा गया। वह ताई तलवार को तुरंत वापस छीनना चाहता था, लेकिन उनकी शक्तियों में इतना बड़ा अंतर था कि वह लापरवाही भरा कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। ये सचमुच स्वर्ग स्तर का हथियार है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसने शीकुन की तलवार को 2 टुकड़ों में काट दिया। लगता है तुमने कालकोठरी में काफी तरक्की की है, बूढ़े मी ने तलवार को हल्के से घुमाते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने लापरवाही से तलवार वापस फेंक दी और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी संपत्ति पर लालच नहीं करूंगा। आखिरकार जो तुम्हारा है वो अंततः मेरा ही हो जाएगा। धन्यवाद, बड़े। जुआन ने ओल्ड मी को बाहर तक छोड़ा और फिर ताई तलवार पर तीखी नजर डाली। तुम्हारे आत्मसम्मान का क्या हुआ? उसके बुलावे पर तुम तुरंत क्यों उड़कर आ गए? मीली की आकृति तलवार से उठी, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। क्या आपको उसकी वर्तमान साधना श्रेणी पता है? यह क्या है? जुआन ने पूछा। उसे हमेशा से इस बारे में बहुत जिज्ञासा रही थी। वह 9वें स्थान पर है, मीली ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा। वह झांग हान से कमजोर नहीं है। अरे, वो सच में इतना ताकतवर है? जुआन अवाक रह गई। ये तो सबको पता था कि चू जोंगटियन ब्राइटन मून शहर का सबसे शक्तिशाली साधक माना जाता था, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 8वें दर्जे का था। और फिर भी हवेली का एक दुबला पतला माली 9वें दर्जे का था। हालांकि उसने तुरंत राहत की सांस ली और कहा, चूंकि तुम झांग हान को हराने में कामयाब रहे, इसलिए इस बूढ़े मी से डरने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। मीली ने जुआन की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, तुम दोनों की तुलना यूं ही नहीं कर सकते। मैंने झांग हान को आसानी से हरा दिया क्योंकि वह शुरू से ही मृत्यु की कामना कर रहा था। इसके अलावा मैं इस समय केवल एक आत्मा हूं और वह भी 2 बार शरीर बदलने के बाद बहुत कमजोर हो चुकी हूं। मैं अपनी वर्तमान स्थिति में उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि उसे नाराज मत करो। मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहती। जुआन को इससे जरा भी तसल्ली नहीं मिली। बड़ी बहन महारानी, आपकी जांघें इतनी मोटी इसलिए होनी चाहिए ताकि मैं सुरक्षा के लिए उन्हें पकड़ सकूं। जुआन अभी अपनी बात जारी ही कर रहा था कि तभी उसे दूर से चूहुआंझाओ की आवाज सुनाई दी। जीजा जी, जल्दी आइए, मेरे पीछे। हम अभी अपनी बड़ी बहन को बचाने जा रहे हैं।
छोटे बालों वाली एक लड़की हौंफती हुई उसके पास दौड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत जल्दी में थी, क्योंकि वह दौड़कर यहाँ तक आई थी। जुआन ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी बड़ी बहन का इलाज करने की अनुमति दी? बिल्कुल नहीं, हालांकि मैंने उसे नॉकआउट कर दिया है। चू हुआनझाओ ने इस सनसनीखेज खबर को बेहद मासूमियत भरे अंदाज में बताया। अध्याय 222। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह इतना कमजोर है। जुआन पूरी तरह से अवाक रह गई। जो कुछ उसने अभी सुना उस पर विश्वास न कर पाने के कारण उसने स्पष्टीकरण के लिए फिर से पूछा, आपने क्या कहा? मेरी माँ तुम्हारे प्रति पूर्वाग्रह रखती है, इसलिए वो तुम्हें मेरी बड़ी बहन का इलाज करने की इजाजत कभी नहीं देती। इसलिए मैंने उसे बेहोश कर दिया, चू हुआनझाओ ने बताया। मैंने क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया। जुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आखिर तुम्हें ये सब चीजें कैसे मिल गईं? खैर, मैंने इन्हें मनोरंजन के लिए रखा था। क्लोरोफॉर्म के अलावा मेरे पास जुलाब, कामोत्तेजक और कई अन्य दवाएं भी हैं। तुम्हें नहीं पता कि अतीत में उन नौकरानियों और नौकरानियों के साथ खेलना कितना मजेदार था। अफसोस की बात है कि उसके कुछ समय बाद ही वे मुझसे दूर भागने लगी, मुझे देखते ही घबराकर भाग जाती थी, चू हुआनझाओ ने खेद भरे स्वर में कहा। अब जाकर जुआन को याद आया कि यह लड़की एक दानव थी। जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था, तब चू हुआनझाओ ने उस पर एक विशाल कुत्ता छोड़ दिया था और उसे बुरी तरह पीटा था। ये यादें उसके मन में अभी भी ताज़ा थीं, हालांकि हाल ही में उनके सुधरते रिश्ते ने उसके प्रति उसकी सोच को काफ़ी हद तक बदल दिया था। मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरी बड़ी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करो। चू हुआनझाओ ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां घुमाईं और उसे एक ऐसे भाव से घूर रही थी जिसमें कोई खास धमकी नहीं थी। चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो, जुआन ने सिर हिलाते हुए कहा। चेंग शॉपिंग ठीक उसी समय वापस लौटी। युवा स्वामी, मुझे वह मिल गया जो आपने मुझसे मांगा था। अरे, दूसरी मालकिन भी यहाँ है। चू हुआनझाओ ने चेंग शॉपिंग की बात अनसुनी कर दी और सीधे जुआन के पास चली गई और गर्दन झुकाकर जुआन द्वारा हासिल की गई चीजों को देखने लगी। ये क्या है? ये वो जरूरी चीजें हैं जिनसे तुम्हारी बड़ी बहन की जान बचाई जा सकती है, जुआन ने सामान की जांच करने के बाद जल्दी से पैक करते हुए कहा। चलो चलते हैं, हमें जल्दी करनी होगी। युवा स्वामी, आपकी क्या योजना है? क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? चेंग शॉपिंग ने विनम्रता भरी मुस्कान के साथ पूछा। है, जुआन ने उत्तर दिया। क्या बात है, मुझसे कुछ भी पूछने में संकोच न करें। मैं आपके लिए आग के पहाड़ को भी पार करने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। चेंग शॉपिंग ने वादा करते हुए अपनी छाती थपथपाई। लगता है इस बार मैंने सही नाव पकड़ी है। चूंकि दूसरी मिस युवा मालिक के बेहद करीब हैं, इसलिए अगर भविष्य में पहली मिस उन्हें छोड़ भी देती हैं, तो भी वह दूसरी मिस के साथ संबंध बना सकते हैं और चू परिवार से अपना फायदा उठाते रह सकते हैं। अपना मुंह बंद करो और अपने कमरे में वापस जाओ, जुआन ने कहा। चू चुयान की वर्तमान स्थिति चू कुल का एक गुप्त रहस्य थी। अगर यह खबर दूसरे कुलों तक पहुंच जाती, तो चू कुल के लिए यह एक विनाशकारी झटका होता। वह किसी भी कीमत पर चेंग शॉपिंग को इस बारे में नहीं बताएगा, खासकर उसकी मुनहफट बातों को देखते हुए। समझो, काम हो गया। चेंग शॉपिंग जरा भी निराश नहीं दिखा। उसने अपना मुंह बंद किया और आज्ञाकारी भाव से अपने कमरे की ओर चल पड़ा। चू हुआनझाओ घबरा रही थी, लेकिन चेंग शॉपिंग के जवाब ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। तुम्हारा वह सहपाठी वाकई एक दिलचस्प इंसान है। जुआन भी उसकी आज्ञाकारिता देखकर हैरान रह गई। मुझे लगता है कि जीवन में उसे इतनी बार ठोकरें लगी हैं कि अब वह संयम बरतना सीख रहा है। वे दोनों जल्दी से चू चुयान के कमरे की ओर बढ़े। प्रवेश द्वार पर तैनात कई पहरेदारों ने शुरू में उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने चू हुआनझाओ को देखा तो वे एक तरफ हट गए और उन्हें अंदर जाने दिया। जुआन बेहद नाराज था। ये क्या बात है? मैं, चू वंश का युवा मुखिया, अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ, लेकिन मुझे केवल चू हुआनझाओ का विवरण देने की अनुमति दी जा रही है। चू चुयान के कमरे में कोई नहीं था, नौकरानी भी नहीं। केवल किन्वानरू ही बिस्तर के किनारे बेहोश पड़ी थी, मानो गहरी नींद में सो रही हो। चू चुयान और चू हुआनझाओ की तुलना में उसका शरीर कहीं अधिक सुडौल था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह मोटी नहीं लग रही थी। जब जुआन ने उसके आकर्षक चेहरे को निहारा, तो उसे मानना पड़ा कि वह वाकई खूबसूरती की धनी थी। बस अफसोस की बात यह थी कि उसकी जुबान स्नो से भी बदतर थी। जुआन को लगा कि हुआनझाओ ने वाकई बहादुरी दिखाई, अपनी माँ को बेहोश और यहाँ अकेला छोड़कर। क्या उसे डर नहीं था कि उसके जाने के दौरान उसकी माँ को कुछ हो गया होगा? चिकित्सक बाव कहाँ हैं? जुआन ने चारों ओर देखते हुए पूछा। मैंने उसे भगा दिया। चूंकि उसे मेरी बड़ी बहन के साथ व्यवहार करना नहीं आता, इसलिए वह यहाँ बेकार ही रहेगा, चू हुआनझाओ ने चिढ़कर कहा। क्या आपको यकीन है कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आपको डर था कि उसे पता चल जाएगा कि आपने अपनी माँ को नशीली दवा दी है? जुआन ने संदेह से पूछा। चू हुआनझाओ का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह बोली, ये तो बस एक हिस्सा है। अरे, अभी इन सब बातों में न पड़ें, ठीक है? जल्दी करो और मेरी बड़ी बहन को दावत दो। चू चुयान की धीमी आवाज बिस्तर से सुनाई दी। हुआनझाओ, क्या ये तुम हो? चू हुआनझाओ झट से उसके पास दौड़ी और पर्दा हटा दिया। उस समय आसपास कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। बड़ी बहन, मैं हूँ। पर्दा हटते ही कड़ाके की ठंड बाहर आ गई। चू चुयान बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसका चेहरा बुरी तरह पीला पड़ गया था। जब उसने जुआन को देखा तो उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई और उसने कहा, तुम भी यहाँ हो? जुआन ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। चू चुयान ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अपनी स्थिति का सबसे अच्छा आकलन कर सकती हूँ। हाँ, काश मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो मैं क्षणभंगुर कमल नहीं खाती। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए यह व्यर्थ है। अगर तुमने इसे खाया होता तो अब तक तुम 5वें रैंक के करीब पहुंच चुकी होती। जुआन बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसने उसके बालों को एक तरफ करते हुए कहा, चिंता मत करो।
मौत के कगार पर होने के बावजूद मैं तुम्हें कालकोठरी से बचाने में कामयाब रहा। इस स्तर की कोई भी चीज मुझे विचलित नहीं कर सकती। चू हुआनझाओ ये देखकर थोड़ी हैरान हुई। वह जानती थी कि उसकी बड़ी बहन ऐसी नहीं थी कि किसी पुरुष को अपने इतने करीब आने दे, लेकिन जुआन के स्पर्श पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। क्या उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मुझे पता नहीं? चू चुयान को जब कालकोठरी में बचाए जाने का तरीका याद आया तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हालांकि इससे उसकी चोटें थोड़ी बढ़ गईं और उसे तुरंत खांसी आने लगी। जुआन ने जल्दी से उसे उठने में मदद की और उसकी पीठ को धीरे से थपथपाकर उसकी बेचैनी को कम करने की कोशिश की। तारांकन ओबे, तारांकन। चू चुयान ने मुंह भरकर खून थूका, जिसमें बर्फ के टुकड़े थे। उसके खून की गर्मी भी उन बर्फ के टुकड़ों को पिघला नहीं पाई, जिससे एक निर्मल ठंडक का एहसास हुआ। ये देखकर चू हुआनझाओ की आंखें तुरंत लाल हो गईं। बड़ी बहन, मैं ठीक हूँ, मैं काफी समय से इसी हालत में हूँ, चू चुयान ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक उसकी नजर किन्वानरू पर पड़ी, जो उसके बगल में बेहोश पड़ी थी। वह घबराकर बोली, माँ को क्या हुआ है? चू हुआनझाओ ने अपने आंसू पोंछे और शर्मिंदा होकर समझाया, खैर, मैंने चाहे कुछ भी कहा हो, वह जीजाजी को आपका इलाज करने नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने उसे पीटकर बेहोश कर दिया। तुमने उसे बेहोश कर दिया? चू चुयान तुरंत सीधी हो गई, जिससे उसे फिर से खांसी आने लगी। मैं और क्या कर सकती थी? चू हुआनझाओ ने गुस्से से कहा। वह तो बिल्कुल भी नहीं सुनती। चू चुयान कुछ पल के लिए चुप रही। उसने अपने चेहरे पर जटिल भाव लिए अपनी छोटी बहन की ओर देखा और पूछा, तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि वह मुझे बचा लेगा, यहाँ तक कि तुम इस हद तक जाने को भी तैयार हो? चू हुआनझाओ ने होंठ दबाते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि आप सब उसे गलत समझ रहे हैं। वह इतने गंभीर मामलों में झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। उसने क्लैंस टूर्नामेंट में आत्मविश्वास दिखाने के बारे में झूठ नहीं बोला था और मुझे नहीं लगता कि वह इस बारे में भी झूठ बोल रहा है। बड़ी बहन, आपको उस पर थोड़ा और भरोसा रखना चाहिए। जुआन उसकी बातों से भावुक हो गई। आह, मेरी भाभी सचमुच सबसे अच्छी हैं। चू कबीले को इतना ठंडा महसूस न होने का एकमात्र कारण आप ही हैं। अपनी छोटी बहन की बेचैनी देखकर चू चुयान ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे भी उस पर भरोसा है। लेकिन माँ को वहां लकड़ी के पलंग पर लिटा देते हैं ताकि वह लेट सकें। उन्हें वहां अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। चू हुआनझाओ ने जुआन को आगे धकेलते हुए कहा, जीजाजी, आप इसका ध्यान रखिए। वह कद में काफी छोटी थी, जिसकी वजह से उसे किन्वानरू को ले जाने में असुविधा होती थी। जुआन कहने ही वाली थी कि यह अनुचित है, लेकिन चू चुयान भी इस बारे में कुछ नहीं कह रही थी। इसके अलावा दोनों बहनें मानो चुपके से एक दूसरे से कुछ बातें कर रही थीं। इसलिए वह अनिच्छा से चलकर गया और बेहोश किन्वानरू को उठाया। चूंकि वह बेहोश थी, इसलिए उसे ठीक से उठाना बहुत मुश्किल था। सौभाग्य से ये साधना का संसार था और जुआन की शक्ति किसी भी साधारण व्यक्ति से कहीं अधिक थी। किन्वानरू का शरीर वास्तव में अविश्वसनीय रूप से लचीला था, हालांकि इसके अलावा उसे इसका पता चलने का कोई और तरीका नहीं था। उसे धुंधली सी उसके शरीर से गुलाबों की खुशबू आ रही थी। जुआन को अपने पिछले जीवन में इंटरनेट पर पढ़े गए कुछ शोध याद आए, जिनमें कहा गया था कि गुलाब की खुशबू वाले इत्र को पसंद करने वाली महिलाएं अधिक यौन रूप से सक्रिय होती हैं। इससे यह बात समझ में आती है कि चू जोंगटियन की आंखों के नीचे हमेशा काले घेरे क्यों रहते थे और वह कमजोर क्यों दिखते थे। ऐसी पत्नी के साथ उनकी ऊर्जा शायद लगातार कम होती रहती होगी। हालांकि जुआन के मन में उसके लिए कोई कामुक विचार नहीं आया, शायद इसलिए कि वह उसकी सास थी। सच कहूं तो जब वह उसे एक तरफ ले जा रहा था तो उसके मन में उसे ठंडे पत्थर के फर्श पर पटकने का ख्याल आया। हालांकि वह समझ सकता था कि किन्वानरू उससे क्यों नफरत करती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसके इस तरह के व्यवहार को स्वीकार कर ले। हालांकि उसे याद आया कि चू चुयान और चू हुआनझाओ ठीक उसके पीछे थे, इसलिए उसने अंततः ऐसा न करने का फैसला किया। उसने लापरवाही से उसे लकड़ी के पलंग पर लिटाया और फिर चू चुयान के पास वापस चला गया। जीजाजी, हम मेरी बड़ी बहन के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? चू हुआनझाओ ने चिंता से पूछा। जुआन अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसके मन में कुछ विचार आया और उसने शर्माते हुए कहा, इस बारे में मुझे पहले आपकी बड़ी बहन से निजी तौर पर बात करनी होगी। चू हुआनझाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर असंतुष्टि से मुंह फुलाते हुए बोली, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, फिर भी क्या तुम मुझे निकालना चाहते हो? ये तो हद है। जुआन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजाया। मैं तुम्हें घर से निकालना नहीं चाहता, बस कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हारी बड़ी बहन नहीं चाहती कि दूसरों को पता चले। ये शब्द सुनकर चू चुयान का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जुआन क्या कहना चाह रही है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव न आने देने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, हुआनझाओ, कमरे की रखवाली में मेरी मदद करो। अगर कोई अंदर आने की कोशिश करे तो हमें सूचित कर देना। उसकी जाने की अनिच्छा को भांपते हुए चू चुयान ने आगे कहा, अगर पिताजी वापस आ गए और उन्होंने देखा कि तुमने माँ को बेहोश कर दिया है तो क्या होगा? आखिरकार वे कई सालों से बहनें थीं। वह जानती थी कि अपनी छोटी बहन को कैसे संभालना है। वह तो पड़ोसी शहर के लिए निकल ही गए हैं, इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकते हैं? चू हुआनझाओ ने धीरे से कहा। हालांकि उन्हें अब भी इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं उनके पिता समय से पहले वापस ना आ जाएं, इसलिए वह बाहर पहरा देने चली गईं। जब उसकी छोटी बहन चली गई तो चू चुयान ने जुआन की ओर मुड़कर कहा, तो तुम मुझे कैसे बचाने का इरादा रखती हो? जुआन ने उसे ध्यान से देखा और कहा, दरअसल भीतर ही भीतर तुम्हें जवाब पहले से ही पता है। चू चुयान का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने अपनी नजरें हटा लीं। ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? वैसे भी यह हमारा पहली बार नहीं होगा, जुआन ने जवाब दिया। चू चुयान ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। अब तक उसके गालों की लाली गर्दन तक फैल चुकी थी। नहीं, मतलब नहीं, पिछली बार जैसा नहीं है। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी।
अपनी अत्यंत दुर्बल अवस्था के बावजूद उसमें अभी भी साधना शक्ति बरकरार थी। छठे दर्जे की शिखर साधिका होने के नाते वह जुआन को पलक झपकते ही मार डालने में सक्षम थी, भले ही इससे उसकी हालत और बिगड़ जाती और वह मृत्यु के और करीब पहुंच जाती। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? जुआन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बल्कि लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। चुचुयान घबरा गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। खैर, अभी तो ये ठीक नहीं रहेगा। जुआन को पता था कि अगर वह इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो वह निश्चित रूप से बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। सौभाग्यवश उन्होंने पहले ही एक वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में पूछ लिया था। छोड़ो इसे, इससे निकलने का अभी भी एक और रास्ता है। अगर तुम फिर भी मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। किस तरह? चुचुयान ने चिंता से पूछा। मुझे किसी भी तरह से कोई आपत्ति नहीं है, बस वह शर्मनाक काम ना हो जो हमने भूमिगत महल में किया था। जुआन ने एक चमकदार चांदी की सुई निकाली और जवाब दिया, एक्यूपंक्चर। मैं आपके शरीर के एक्यूपॉइंट्स को उत्तेजित करने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग करूंगी ताकि धीरे धीरे ठंडक दूर हो सके। चुचुयान ने संदेह से भौहें सिकोड़ी। अगर यह इतना आसान है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैद्य बाओ इसे न कर पाएं। तुम सही कह रहे हो, यह इतना आसान नहीं है। वास्तव में मैं पूरी दुनिया में अकेली हूं जो ऐसा कर सकती हूं। कोई और जो ऐसा करने की कोशिश करेगा वह केवल तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा, जुआन ने उत्तर दिया। ऐसा क्यों है? चुचुयान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसे जुआन के आत्मविश्वास का आधार समझ नहीं आ रहा था। अध्याय 223 समझौता। मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो आपकी त्वचा के हर इंच और आपकी ऊर्जा नसों से भलीभांति परिचित हूं। मुझे पता है कि कितना बल लगाना है और किस कोण पर बल लगाना है। जरा सी भी गलती आपकी ऊर्जा नसों और आंतरिक अंगों को आसानी से नष्ट कर सकती है, इसलिए जो कोई भी आपकी आंतरिक स्थिति को अच्छी तरह से नहीं समझता उसके लिए यह संभव है, जुआन ने कहा। वह यहाँ सच नहीं बोल रहा था। असल में मिली ही चुचुयान की हालत से वाकिफ थी, क्योंकि वह पहले चुचुयान के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, जिससे उसे उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात पता थी। हालांकि उसने मिली से वादा किया था कि वह उसके अस्तित्व को उजागर नहीं करेगा, इसलिए वह केवल इस जानकारी को अपना ही बता सकता था। चुचुयान अचंभित रह गई। आप मेरी शारीरिक स्थिति से कैसे परिचित हैं? जुआन ने धीरे से हंसते हुए कहा, क्या तुम भूल गए? जब मैं भूमिगत महल में तुम्हारा इलाज कर रहा था तब मैंने अपना पूरा ध्यान तुम्हारी ऊर्जा नसों को ठीक करने पर केंद्रित किया था। जाहिर है मैं तुम्हारे शरीर की आंतरिक संरचना से परिचित हूंगा। दुनिया में कोई और नहीं है जो तुम्हारे शरीर के आंतरिक अंगों को मुझसे बेहतर जानता हो। चुचुयान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। बस करो और कुछ मत कहो, जल्दी करो और मुझ पर एक्यूपंक्चर करो। जुआन ने धीरे से मुस्कुराते हुए चेंग शॉपिंग द्वारा पहले से तैयार की गई दवाइयां निकाली। उसने दवाइयों को पीसकर पाउडर बनाया और फिर उन्हें औषधीय अर्क के रूप में तैयार किया। औषधीय जड़ी बूटियों की हल्की सी खुशबू महसूस करते हुए चुचुयान ने खुद को ये पूछने से नहीं रोका, आप भी दवाइयों के बारे में जानते हैं? हालांकि मेरी जानकारी के अनुसार आपने इससे पहले कभी दवाइयों के क्षेत्र में हाथ नहीं आजमाया है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि एक रहस्यमय दादाजी ने मुझे अपने हुनर सिखाए थे? उसमें चिकित्सा भी शामिल थी। मुझे अब तक इस क्षेत्र में उतनी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने इसमें निवेश करने का फैसला सिर्फ तुम्हारी हालत की वजह से किया, जुआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम किसे दादा कह रहे हो? मिली ने मन ही मन गुस्से से दहाड़ा। क्या मैं तुम्हें बूढ़ा दिखता हूँ? अरे आप तो पहले ही कुछ हजार साल जी चुके हैं। क्या सच में आप में आत्म जागरूकता की इतनी कमी है? जाहिर है जुआन कभी भी ये शब्द जोर से नहीं बोलता। उसने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस अतीत में गढ़ी गई एक काल्पनिक आकृति का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि तुमसे सीखी हुई जानकारी को समझा सकूं। अब ठीक है, मिली ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। वैसे मुझे ये जानने में भी बहुत दिलचस्पी है कि तुमने ये सारी कलाएं कहाँ से सीखी। आखिर जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने मेरा नाम तुरंत जान लिया था। जुआन को अपने इस दुष्परिणाम पर गहरा अफसोस था कि उसने खुद को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। उसे उसके साथ ईमानदार नहीं होना चाहिए था और सारा दोष उस रहस्यमय दादाजी पर नहीं डालना चाहिए था। हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। वैसे भी फिलहाल आपको मेरे साथ ही रहना है, इसलिए आपको मेरे रहस्यों के बारे में कभी न कभी पता चल ही जाएगा। अभी के लिए आइए हम अपनी पत्नी को बचाने पर ध्यान केंद्रित करें, जुआन ने कहा। मिली चुप हो गई, जो स्वीकृति का एक सूक्ष्म संकेत था, और जुआन ने राहत की सांस ली। क्या हुआ? चुचुयान ने जुआन के चेहरे के भावों में आए सूक्ष्म बदलावों को देखा, जो वहां स्तब्ध खड़ा था। कुछ खास नहीं, चलिए अब शुरू करते हैं। जुआन ने चुचुयान का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। चुचुयान ने सहज ही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जुआन ने इस बार उसका हाथ नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने जबरदस्ती उसका हाथ अपनी ओर खींच लिया। चुचुयान जानती थी कि उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी ज्यादा ही थी, क्योंकि वह उसका इलाज करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने संघर्ष करने की अपनी इच्छा को दबा लिया और उसे अपनी इच्छानुसार करने दिया। जुआन ने एक चांदी की सुई को कुछ क्षणों के लिए रहस्यमय औषधीय अर्क में भिगोया और फिर उसे हल्के से झटका दिया। उनकी हरकतें इतनी सहज थीं कि वे किसी अनुभवी चिकित्सक की तरह लग रहे थे। इससे चुचुयान पहले से भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। यह आदमी वाकई कई राज छुपा रहा है। इसके बाद उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी चीज कौंध गई, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, चांदी की सुई उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच की त्वचा में चुभ चुकी थी। वह आश्चर्य से अपनी आंखें झपकाईं। उसे लगा था कि यह प्रक्रिया दर्दनाक होगी, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसे चांदी की सुई से अपने शरीर में गर्मी फैलती हुई महसूस हुई। इसके बाद जुआन ने अपनी आस्तीन को कंधे तक ऊपर खींच लिया, जिससे उसकी खूबसूरत बांह दिखाई दी। चुचुयान भयभीत हो गई। तुम ये क्या कर रहे हो? आपको इतनी तीव्र प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है।
ऐसा नहीं है कि मैं इसे पहली बार देख रही हूँ, पिछली बार तो मैं इसे जितना चाहती थी उतना चूम चुकी हूँ। मैं बस आपकी बांह पर मौजूद अन्य एक्यूपॉइंट्स पर एक्यूपंक्चर कर रही हूँ, जुआन ने कहा। उसकी बातों से चू चुयान बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसे भूमिगत हॉल में उसके द्वारा उसके पूरे शरीर पर चुंबन करने की छवि याद आ गई, जिससे वह थोड़ी नाराज और थोड़ी शर्मिंदा भी हो गई। आपने चू चुयान को ट्रोल करके 33 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। क्रोध अंकों की अचानक हुई बढ़ोतरी से जुआन चौंक गया और उसे लगा कि उसने गलती से उसे नाराज कर दिया है। हालांकि जब उसने क्रोध अंकों का योग देखा तो उसे राहत मिली। शायद वह बस थोड़ी परेशान थी। ध्यान केंद्रित करो, इन सब निरर्थक बातों के बारे में सोचना बंद करो, मीली ने चेतावनी दी। ये जानते हुए कि उससे जरा सी भी गलती नहीं हो सकती, जुआन ने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया और मीली के निर्देशों का पालन किया। उसने अपनी ऊर्जा को मीली की बाहों पर लगी चांदी की सुइयों के माध्यम से एक्यूपॉइंट्स में प्रवाहित किया, जिससे वे आदिम ऊर्जा की एक परत से ढक गए। आदिम उत्पत्ति सूत्र के चौथे स्तर तक पहुंचने से पहले आदिम ऊर्जा का किसी पर भी पुनर्जीवनकारी प्रभाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन चू चुयान के साथ उनका पहले से ही घनिष्ठ संपर्क था, क्योंकि उन्होंने अपनी आदिम ऊर्जा का उपयोग करके उनकी ऊर्जा नलिकाओं का पुनर्निर्माण किया था। परिणामस्वरूप उनकी कुछ आदिम ऊर्जा अभी भी चू चुयान की ऊर्जा नलिकाओं में शेष थी, और वे इसे बाहरी रूप से चू चुयान के शरीर में प्रवाहित कर रही आदिम ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित करके प्रवाहित कर सकते थे। इसी बीच चू चुयान उसके एक्यूपंक्चर के पेशेवर तरीके को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसे अपनी बांह में चांदी की सुइयों की ओर एक ठंडी सनसनी महसूस हुई, और वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि चांदी की सुइयों के माध्यम से हवा में पाला निकल रहा है। जुआन ने शांति से उसका बायां हाथ एक तकिए पर रख दिया, लेकिन उसने वहां से सुइयां नहीं निकाली। इसके बजाय उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इस समय तक चू चुयान को यह एहसास हो चुका था कि उपचार कारगर है, इसलिए उसने उपचार का कम विरोध किया। इसके बजाय उसने उसका सहयोग किया, अपना हाथ उठाया और उसे अपनी आस्तीन ऊपर करने दी। जुआन ने भी अपनी दाहिनी बांह के साथ ऐसा ही किया और उसे चांदी की सुइयों से भर दिया। कैसा महसूस कर रही हो? जुआन ने पूछा और साथ ही उसका दाहिना हाथ भी एक तकिए पर रख दिया। मेरे हाथों में अब उतनी ठंड नहीं लग रही है। मेरे स्पर्श बिंदुओं के आसपास जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, चू चुयान ने आसपास फैलती सफेद धुंध को देखते हुए कहा। मुझे नहीं लगा था कि यह सच में काम करेगा। यह इतना आसान नहीं है, जुआन ने कहा। तुम्हारे शरीर में ठंड का जमाव बहुत ज्यादा हो गया है। तुम्हारी उच्च क्षमता इस बार तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक साबित हुई है। तुमने अपनी साधना बहुत तेजी से बढ़ाई और तुम्हारा शरीर ठंड के जमाव के अनुकूल नहीं हो पाया। इसी वजह से जब भी तुम्हें कोई गंभीर चोट लगती है तो तुम पर इसका बुरा असर पड़ता है। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो इस समस्या की जड़ शायद क्लैंस टूर्नामेंट में है, जब वुडी से लड़ते हुए आपको गंभीर चोट लगी थी। उस समय आप इसे बड़ी मुश्किल से काबू में रख पा रहे थे, लेकिन इसकी नींव पड़ चुकी थी। उसके बाद आपकी किनारियां नष्ट हो गईं, इवनेसेंट लोड्स द्वारा आपकी साधना का स्तर जबरदस्ती बढ़ा दिया गया और आपको शिलेजी के प्रहार का सामना करना पड़ा। इन सभी कारणों से आपने अपने शरीर में व्याप्त हिम पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया। यह मीली का विश्लेषण था और वह इसे चू चुयान को बता रहा था। जाहिर है, कुल टूर्नामेंट से संबंधित मामला उसने मीली के साथ इसलिए साझा किया था ताकि वह इस मुद्दे का अधिक सटीक आकलन कर सके। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। चू चुयान जुआन से बेहद प्रभावित थी। उसका निदान एकदम सटीक था। जमाव आपके अंगों और ऊर्जा वाहिकाओं में गहराई तक समा गया है, जिससे ये समस्या और भी गंभीर हो गई है। यह ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान कुछ ही दिनों में हो सके। कम से कम इस जमाव को निकालने और आपको वर्तमान स्थिति से उबरने में 2 से 3 महीने तक प्रतिदिन एक्यूपंक्चर की आवश्यकता होगी, जुआन ने कहा। चू चुयान ने राहत की सांस ली। तो मैं इसे आप पर छोड़ देती हूँ। धन्यवाद। यहाँ तक कि चिकित्सक बाओ यूलू ने भी पहले कहा था कि उसकी हालत निराशाजनक है और शायद जी डेंगटू भी उसकी हालत सुधारने में सक्षम नहीं होंगे। 2 से 3 महीनों में उसके ठीक होने की खबर उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। हालांकि जुआन के अगले शब्दों ने उसे अवाक कर दिया। यह अच्छी बात है कि तुम मेरे साथ सहयोग करने को तैयार हो। ठीक है, तो कृपया अपने कपड़े उतार दो। चू चुयान की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने अभी तक तो सिर्फ तुम्हारे हाथों की जमी हुई बर्फ को पिघलाया है। इससे कहीं ज्यादा जरूरी है तुम्हारे अंगों में जमी हुई बर्फ। जुआन ने आंखें घुमाईं। अगर तुम अपने कपड़े नहीं उतारोगे तो मैं एक्यूपंक्चर से उनका इलाज कैसे करूंगा? चू चुयान समझ गई थी कि यह एक वाजिब अनुरोध था, लेकिन शर्मिंदगी के मारे वह पूरी तरह से असमंजस में थी। ऐसा नहीं है कि मैंने आपका शरीर पहले कभी नहीं देखा, इसलिए इसे लेकर इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जुआन ने जवाब दिया। अगर आपको इससे इतनी ही चिंता है तो हम पहली उपचार विधि अपना सकते हैं। ये वास्तव में कहीं अधिक प्रभावी है और आप कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। ये प्रक्रिया कहीं अधिक सुखद, मतलब सुविधाजनक भी होगी। चू चुयान ने तुरंत अपना सिर जोर से हिलाया। वह पहले उपचार के तरीके को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकती थी। क्या आप अपनी आंखें ढक सकती हैं? मैंने सुना है कि कुछ कुशल चिकित्सक आंखें बंद करके भी एक्यूपंक्चर कर सकते हैं। ये ठीक नहीं होगा, जुआन ने दृढ़ता से उत्तर दिया। मैं उन चिकित्सकों जितना कुशल नहीं हूं और आपकी स्थिति इतनी गंभीर है कि मैं ऐसा जोखिम नहीं उठा सकता। जरा सी भी बल प्रयोग से आपकी ऊर्जा वाहिकाओं और आंतरिक अंगों को भारी क्षति पहुंच सकती है। मेरे लिए यहां अपनी किसी इंद्रिय को बाधित करना और इतने जटिल ऑपरेशन को और अधिक कठिन बनाना मूर्खता होगी। चू चुयान काफी देर तक चुप रही। अंततः उसने अपने होंठ दबाए और जुआन को घूरते हुए तीखी नजर से कहा, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो? इसका क्या मतलब है? जुआन ने मासूमियत से पूछा। जब वह नखरे दिखा रही होती है तब भी वह उतनी ही खूबसूरत लगती है। उसे देखना सचमुच मेरी आंखों के लिए एक दावत है। आपने जो 2 उपचार विधियां प्रस्तावित की हैं वे सब एक जैसी हैं। उनमें शायद ही कोई अंतर है। चू चुयान पूरी तरह से घबरा गई।
क्या कोई तीसरा समाधान नहीं है? जुआन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रिय, तुम्हें अपनी स्थिति की जटिलता को भी समझना चाहिए। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारे पास चुनने के लिए पहले से ही 2 विकल्प मौजूद हैं। तीसरा विकल्प भला कैसे हो सकता है? चू चुयान गहरी दुविधा में थी। स्वाभाविक रूप से पहली उपचार विधि तो बिल्कुल अस्वीकार्य थी, लेकिन दूसरी विधि। उसकी झिझक को भांपते हुए जुआन ने आगे कहा, आप अपने शरीर के अधिक संवेदनशील हिस्सों को ढकने के लिए एक पतले पर्दे का इस्तेमाल कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे उन जगहों पर एक्यूपंक्चर करवाने की जरूरत पड़ेगी। ये शब्द सुनकर चू चुयान ने राहत की सांस ली और कहा, बहुत अच्छा। तो चलिए दूसरी उपचार विधि अपनाते हैं। इसी बीच जुआन ने अपनी जीत का जश्न मनाया। ये तो बस मानवीय स्वभाव का नियम था। अगर उसने शुरू से ही दूसरा विकल्प रखा होता तो वह उसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करती। लेकिन पहले ही पूरी तरह अस्वीकार्य विकल्प को खारिज करके उसने दूसरे विकल्प को कहीं अधिक स्वीकार्य बना दिया। लू शुन का कथन बिल्कुल सटीक बैठता है। अगर आप किसी बंद कमरे में रोशनदान बनाने का प्रस्ताव रखते हैं तो दूसरा पक्ष इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पूरी छत को तोड़ने का प्रस्ताव रखते हैं तो दूसरा पक्ष समझौता कर सकता है और आपको रोशनदान बनाने की अनुमति दे सकता है। क्या हम पीछे से शुरू कर सकते हैं? चू चुयान ने अपना शरीर नीचे झुकाया और उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। वह स्पष्ट रूप से घबराहट की स्थिति में थी। बिल्कुल, इसमें कोई समस्या नहीं है, जुआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चू चुयान ने हिचकिचाहट में अपने होंठ सिकोड़े और अंत में गहरी आह भरी। उसने अपनी कमर की बेल्ट ढीली की और उसका रेशमी वस्त्र उसके कंधों से नीचे बह गया, जिससे उसकी खूबसूरत पीठ दिखाई देने लगी। ब्राइटन मून शहर की सबसे खूबसूरत हसीना से जैसी उम्मीद थी, उसकी त्वचा इतनी चिकनी थी कि मानो दर्पण जैसी दिखती थी। उसकी कमर से लेकर नितंबों तक का पूरा शरीर सुडौल था। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। चू चुयान ने अपने शरीर के अगले हिस्से को ढकने के लिए एक रेशमी कपड़ा खींचा, फिर उसने विरोध में बुदबुदाते हुए कहा, तुमने अभी तक शुरू क्यों नहीं किया? कीबोर्ड अमर, अध्याय 224, आधी रात में एक चोर। मुझे ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने का मौका बहुत कम मिलता है। क्या थोड़ी देर और निहारने की इच्छा होना स्वाभाविक नहीं है? जुआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि कुछ दिन पहले ही उसने उसके शरीर की तारीफ की थी, लेकिन आनंद में इतना डूबा हुआ था कि ठीक से देख नहीं पाया था। चू चुयान को उनकी टिप्पणियों से बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि ऐसे शब्द खुलेआम कहने के लिए किसी व्यक्ति को कितना बेशर्म होना पड़ता होगा। आपने चू चुयान को ट्रोल करके 233 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। उसे सचमुच गुस्से में देखकर जुआन ने अपनी मुस्कान पर काबू पाया और कहा, ठीक है, मैं अभी शुरू करता हूँ। तुम्हें अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके मेरा विरोध नहीं करना चाहिए, वरना अब तक हमने जो कुछ भी किया है वह सब व्यर्थ हो जाएगा। चू चुयान ने सिर हिलाकर जवाब दिया। किसी साधक के लिए दूसरे साधक के सामने पूरी तरह निश्चिंत होकर बैठना वर्जित था, जब तक कि उसे पूरा यकीन न हो कि वह उस पर भरोसा कर सकती है। हालांकि जुआन अक्सर ऐसी बेतुकी बातें करता था जिससे उसे सिरदर्द हो जाता था, फिर भी वह उस पर पूरी तरह भरोसा करती थी, खासकर जब उसे याद आता था कि उसने भूमिगत हॉल में उसकी रक्षा के लिए कितनी बहादुरी से संघर्ष किया था। जब उसने देखा कि उसका शरीर आखिरकार शांत हो गया है, तो जुआन ने एक एक करके चांदी की सुइयों को उसकी पीठ पर स्थित एक्यूपॉइंट्स में डालना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें धीमी लेकिन नियंत्रित थीं। उसे डर था कि कहीं वह गलती से ज्यादा बल न लगा दे और उसके शरीर को चोट न पहुंचा दे, और वह उसके शरीर पर कोई निशान भी नहीं छोड़ना चाहता था। चू चुयान आंखें बंद करके बैठी थी और अपनी पीठ पर हो रही संवेदनाओं को महसूस कर रही थी। जब भी उसके शरीर में सुई चुभाई जाती, उसे अपने शरीर में एक अतिरिक्त गर्माहट का एहसास होता। उसके शरीर में जमी बर्फ निकटतम चांदी की सुई से बाहर निकलने लगती। शुरू में वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन जैसे जैसे और सुइयां लगाई गईं, उसकी घबराहट कम होने लगी। जैसे जैसे उसके शरीर से ठंड धीरे धीरे कम होती गई, उसके मन में अचानक एक सवाल उठा। उसने तुरंत पूछा, क्या इससे मेरी साधना में भारी गिरावट आएगी? आखिरकार वह अपने विरोधियों से निपटने के लिए अपनी बर्फ की शक्ति पर निर्भर थी। अगर उसके शरीर की सारी बर्फ पूरी तरह से निकल जाए, तो क्या उसकी स्नोफ्लावर तलवार, एक तलवारबाजी कला जिसका उसने कई वर्षों से अभ्यास किया था, पूरी तरह से बेकार नहीं हो जाएगी? उसकी आवाज में कंपन सुनकर जुआन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा। मेरी एक्यूपंक्चर केवल उस ठंड को दूर करती है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकती। यह उस बर्फीली ऊर्जा को बाधित नहीं करेगी जिसका आप आमतौर पर उपयोग कर सकती हैं। चू चुयान अचंभित थी। उसकी जैसी हालत में उसका इलाज हो पाना ही अपने आप में एक चमत्कार था, लेकिन वह इतनी भोली नहीं थी कि यह सोचे कि इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होंगे। वह अपनी साधना में भारी गिरावट या फिर से अपंग हो जाने के लिए भी तैयार थी। फिर भी किसने सोचा होगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा? उसने सोचा कि बाओ यूलू पहले कितना निराशावादी था। वह कई सालों से चू कबीले के सदस्यों का इलाज कर रहा था, इसलिए वह उसके कौशल के स्तर से अच्छी तरह वाकिफ थी। वास्तव में ब्राइटन मून शहर में वह जी डेंगटू के बाद दूसरे स्थान पर था। वह इतनी आसानी से इस मुसीबत से इसलिए निकल पा रही थी क्योंकि जुआन का इसमें हाथ था। अचानक उसके मन में जुआन से कहने के लिए बहुत कुछ उमड़ आया, लेकिन वह अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रही थी। अंत में उसने फुसफुसाते हुए 2 शब्द कहे, धन्यवाद। जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर हम पति पत्नी हैं, इसलिए आपकी मदद करना मेरे लिए स्वाभाविक है, तो मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। एक जोड़ा है ना? चू चुयान ने थोड़ा अचंभित होकर बुदबुदाया। कुछ देर बाद जुआन ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारी पीठ का काम पूरा कर लिया है, अब मुड़ जाओ। चू चुयान ने आज्ञाकारी भाव से अपना शरीर पलटा, लेकिन तुरंत ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अपने नंगे शरीर पर नजर डाली और सहज ही चीखने का मन किया, लेकिन उसे डर था कि उसकी छोटी बहन घबरा जाएगी। हुआनझाओ के स्वभाव को देखते हुए यह मामला कुछ ही दिनों में पूरे महल में फैल जाएगा। चू चुयान का लाल चेहरा देखकर जुआन मुस्कुराते हुए बोली, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है।
क्या तुमने अपने शरीर को कंबल से नहीं ढका है? वैसे भी मुझे तुम्हारे संवेदनशील अंग दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम ये सब पहले ही देख चुकी हो? चू चुयान ने जुआन की ओर नाराजगी भरी नजर से देखा, लेकिन उसने ये शब्द जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। जुएन ने उसकी पतली गर्दन, खूबसूरत कॉलरबोन और बर्फीली सफेद त्वचा को निहारा, और इन तत्वों के संयोजन ने उसे थोड़ा गर्माहट का एहसास कराया। यह महिला सचमुच बेहद खूबसूरत है। वह बिल्कुल दोषरहित है, मीली ने टिप्पणी की। जुआन अवाक रह गई। बड़ी बहन, तुम भी तो एक औरत हो। तुम किसी विकृत बूढ़े आदमी की तरह क्यों बोल रही हो? ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने दखल न दिया होता तो मुझे भी ऐसा ही खूबसूरत शरीर मिल सकता था, मीली ने दांत पीसते हुए बुदबुदाया। हालांकि यह मेरे असली शरीर से कमतर है, लेकिन इसकी खूबसूरती को देखते हुए मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ। आपने मीली को ट्रोल करके 256 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन अवाक रह गई। वाह, तुम अब भी उस बात को लेकर मन में गुस्सा रखे हुए हो। क्या तुम मुझे घूरना बंद कर सकते हो? चू चुयान ने पहले कभी इतना विनम्र महसूस नहीं किया था। उसने अपने जीवन में कभी किसी से इस लहजे में विनती नहीं की थी। उसके शब्दों ने जुआन के दिल को छू लिया और वह तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आ गया। थोड़ा लाल चेहरा लिए उसने कहा, मैं अभी शुरू करता हूँ। चू चुयान ने अपना सिर नीचे झुकाया और कुछ बुदबुदाते हुए चुप हो गई। उफ, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पनपते रोमांस की बदबू बहुत ही घृणित है, मीली ने कहा। अरे, क्या आपके जमाने में भी लोग ऐसी ही बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? जुआन ने हैरानी से जवाब दिया। हे, यंग झेंग से राजनीतिक विवाह के लिए मजबूर की गई आप जैसी किसी व्यक्ति का हमसे ईर्ष्या करना स्वाभाविक ही है। मीली एक पल के लिए खतरनाक रूप से चुप हो गई। अगर तुमने इस बारे में एक और शब्द भी बोला तो मैं इस मामले से अपना हाथ खींच लूंगा और तुम्हारी पत्नी को मरने दूंगा। आपने मीली को ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। महारानी जी, मुझसे गलती हो गई। शांत हो जाए। उसे काफी देर तक उसे मनाना पड़ा, तब जाकर उसका गुस्सा शांत हुआ। उसने खुद को याद दिलाया कि उसे अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम रखना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वह मीली को और भी ज्यादा नाराज कर दे। जुआन ने तुरंत अपने विचारों पर काबू पाया और चूचुयान के शरीर के सामने वाले हिस्से पर चांदी की सुइयां लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि उसने अपने सामने एक पतला कंबल पकड़ रखा था, इसलिए उसके शरीर के कई हिस्से ढके हुए थे। अक्सर सुई लगाने के लिए सही एक्यूपॉइंट्स ढूंढने के लिए उसे कंबल को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता था। इस प्रक्रिया के दौरान चूचुयान का शरीर थोड़ा कांप गया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। ये पूरी प्रक्रिया चूचुयान और जुआन दोनों के लिए सहन करना कठिन था। आखिरकार जुआन को अपने सामने इतना बड़ा प्रलोभन होने के बावजूद खुद को रोकना पड़ा। उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं और माथे पर पसीने की बूंदें आ रही थीं। ये देखकर चूचुयान ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या मेरा इलाज करना बहुत थका देने वाला है? जुआन एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसे एहसास हुआ कि उसने बात को गलत समझा था। जाहिर है, उसे इस खूबसूरत गलतफहमी को स्पष्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। मैं अब भी संभाल सकता हूँ। चूचुयान ने अपने होंठ दबाए और झिझकते हुए उसकी ओर देखा, उसकी निगाहें कोमल और कृतज्ञता से भरी थीं। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा बेशर्म हो। लगता है मुझे भविष्य में तुम्हारे आसपास बहुत सावधानी से रहना होगा, कहीं तुम मुझे धोखा न दे दो, मीली ने ताना मारते हुए कहा। जुआन कुछ पल के लिए अवाक रह गई। सिर्फ अपनी खूबसूरती के दम पर तुम तथ्यों को तोड़ मरोड़ नहीं सकती। सच तो यह है कि अब तक तुम ही मुझे बेवकूफ बना रही थी। इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि तुम एक घिनौने इंसान हो, मीली ने ठंडे लहजे में ताना मारा। बड़ी बहन महारानी, आप भी अच्छी इंसान नहीं हैं। ओह, क्या इससे हम एक आदर्श जोड़ी नहीं बन जाते? जुआन चूचुयान पर एक्यूपंक्चर का काम लगभग पूरा कर चुकी थी, इसलिए उसे थोड़ा नाराज करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? मीली ने खतरनाक लहजे में जवाब दिया। आपने मीली को ट्रोल करके 511 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। मैं तो बस मजाक कर रही थी। इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, जुआन ने जवाब दिया। जब मैं महारानी थी तब अगर तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की होती तो अब तक तुम्हारी जीभ काट दी गई होती, मीली ने व्यंग्य करते हुए कहा और फिर चुप हो गई। जुआन धीरे से मुस्कुराए। उससे कभी कभार बहस करना एक तरह से मजेदार था। कुछ देर बाद उसने चूचुयान के शरीर से एक एक करके चांदी की सुइयां निकालना शुरू किया और फिर पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी गर्म झरने में आराम कर रही हूँ। चूचुयान हैरान थी। उसका शरीर हमेशा छूने पर ठंडा लगता था और उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे उसके पेट में बर्फ का टुकड़ा रखा हो। हालांकि यह एहसास पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, लेकिन वह पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही थी। चिकित्सा के बारे में ज्ञान की कमी के बावजूद वह यह बता सकती थी कि उपचार विधि प्रभावी थी। अगर हम इस उपचार को अगले 3 महीनों तक जारी रखते हैं तो हम आपको आपकी बीमारी से ठीक कर पाएंगे, जुआन ने सुइयां निकालते हुए कहा और इस दौरान वह उसके शरीर की प्रशंसा करना नहीं भूला। इस समय तक चूचुयान को उसकी बेबाक निगाहों की आदत हो चुकी थी। उसने सोचा कि चूंकि वह सब कुछ देख चुका है, इसलिए एक बार और देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सच में इतना समय लगता है? चूचुयान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। इस समय चू कबीले को जिन तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, उन्हें देखते हुए वह किसी और को अपनी हालत के बारे में बताने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। इसीलिए आपको मुझे अपने साथ रहने की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए। एक ही कमरे में रहने से आपके साथ अच्छा व्यवहार करना मेरे लिए बहुत आसान होगा, जुआन ने खुशी से प्रस्ताव रखा। मुझे थोड़ा समय दीजिए, ठीक है? मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ, चूचुयान ने विनती की। जुआन थोड़ा नर्म पड़ गई। लेकिन फिर भी अगर मैं हर दिन आपके कमरे में आऊं तो शक पैदा हो सकता है। चूचुयान ने अपने होंठ कसकर बंद करते हुए कहा, आप आधी रात को आ सकते हैं।
बस ध्यान रखें कि आपको कोई न देखे। मैं आपके लिए दरवाजा खुला रखूंगी। सचमुच। जुआन की आंखें चमक उठीं। उसकी प्रसन्न प्रतिक्रिया देखकर चू चुयान चौंक गई। उसने तुरंत स्पष्ट किया, तुम तो बस मुझे दावत देने आए हो। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। बिल्कुल, जुआन ने हंसते हुए जवाब दिया। आखिर जब एक लड़का और एक लड़की हर रात आधी रात को मिलते हैं तो उनके बीच नजदीकी होना तो तय है। लकड़ी के पलंग पर लेटी हुई किन्वानरू अचानक थोड़ा हिलने लगी, जिससे एक हल्की सी कराह सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो क्लोरोफॉर्म का असर खत्म हो रहा हो। अपनी मां को जागते देख चू चुयान का चेहरा डर से पीला पड़ गया। जुआन के साथ अधनंगे कपड़ों में उसे देखकर उसकी मां के उसे देख लेने के ख्याल से ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत जुआन को धक्का दिया और बोली, तुम अभी तक इस तरह क्यों खड़ी हो? जल्दी चलो और यहाँ से जाओ। मेरी मां को तुम्हें देखने मत दो। जुआन के स्तब्ध चेहरे को देखकर उसने अनजाने में नीचे की ओर देखा और अचानक उसने महसूस किया कि उसे दूर धकेलने की कोशिश में उसके सामने का कंबल नीचे खिसक गया था, जिससे उसका शरीर नंगा हो गया था। चू चुयान और जुआन दोनों चुप रहीं, लेकिन उनके मन में बिल्कुल अलग अलग विचार चल रहे थे। अल्पविराम। चू चुयान के कमरे से खिड़की के रास्ते बाहर निकलने के बाद भी जुआन अपने आप को मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराने से नहीं रोक सका, क्योंकि वह पहले हुई सभी घटनाओं के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक कोई दीवार के उस पार से पलटकर उस पर गिर पड़ा, जिससे वे दोनों एक दूसरे से टकरा गए। ये क्या बकवास है? जुआन अपनी प्यारी यादों में डूबा हुआ था जब किसी ने जबरदस्ती उसे उसकी सोच से बाहर निकाल दिया, इसलिए उसका क्रोधित होना स्वाभाविक ही था। अपने गुस्से के बीच ही उसने महसूस किया कि कुछ अजीब है, या यूं कहें कि उसकी बाहों में एक कोमल सी अनुभूति हो रही थी। इस घुसपैठिए का शरीर कोमल और पतला था और उससे एक जानी पहचानी सी खुशबू आ रही थी। स्पष्टतः दूसरे पक्ष को भी दीवार के इस तरफ किसी के होने की उम्मीद नहीं थी। अचानक इस तरह से स्पर्श किए जाने पर वह क्रोधित हो उठी और उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया। सौभाग्य से जुआन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने झट से उसकी बाहें पकड़ लीं और उसके रूप रंग को गौर से देखा, फिर अचानक जम गया। तुम हो अध्याय 225, एक बूंद भी नहीं बची। दूसरी तरफ से भी उसी समय उसका चेहरा देखा गया और उसने अपना हमला रोक दिया। आश्चर्य और खुशी के भाव से भरी आवाज में उसने कहा, तुम हो। उस घुसपैठिए का चेहरा बेहद खूबसूरत अंडाकार था और उसकी चोटी नीले रंग की तितली नुमा गांठ से बंधी हुई थी। क्याओ जुयिंग के अलावा और कौन हो सकता था? चू कबीले में तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें मेरी याद आ रही थी? जुआन ने चिढ़ाते हुए पूछा। हालांकि उसका लहजा सहज था, लेकिन वह वास्तव में काफी हैरान था, क्योंकि चू कबीले के साथ विश्वासघात करने के बाद उसका यहाँ आना असंभव लग रहा था। उसी समय उसने देखा कि उसका चेहरा सामान्य से थोड़ा अधिक लाल था। क्याओ जुयिंग भी अपनी तंद्रा से बाहर निकली और बोली, जल्दी करो, ब्राइटन मून ड्यूक को बुलाओ। क्या हुआ? उसकी आवाज में दहशत देखकर जुआन ने जल्दी से उसे उठने में मदद की और आसपास के वातावरण को सतर्कता से देखा। ये बेकार है, मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि ब्राइटन मून ड्यूक अब हवेली में नहीं है, एक चिढ़ाने वाली आवाज ने कहा। इसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक हवेली की दीवार के ऊपर प्रकट हुआ। वह आराम से हाथ पीछे करके खड़ा था और क्याओ जुयिंग को ठंडी निगाहों से देख रहा था, मानो कोई बिल्ली चूहे का शिकार कर रही हो। शीलेजी, जुआन ने आश्चर्य से कहा। हालांकि दूसरे ने अपना रूप छिपाने की कोशिश की थी, फिर भी वह दूसरे व्यक्ति को तुरंत पहचान गया। बूढ़ा आदमी भी हैरान रह गया। उसका चेहरा उतर आया। उसने पूछा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? जुआन ने क्याओ जुयिंग को अपने पीछे खींच लिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम चाहे जितना भी भेस बदलने की कोशिश करो, तुम अपने आसपास की उस घिनौनी आभा को नहीं छिपा सकती। शीलेजी ने गहरी सांस ली। आपने शीलेजी को ट्रोल करके 598 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। तुम्हारी जुबान बहुत तेज है, लेकिन जल्द ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये वो दुनिया नहीं है जहां शब्दों का कोई महत्व होता है। तुम्हें अपनी इस जुबान पर पछतावा होगा। शीलेजी ने ठंडे लहजे में ताना मारा। जुआन ने शीलेजी को ध्यान से देखा और फिर उपहास करते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं महज तीसरे दर्जे का साधक हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैंने हमेशा अपनी असली ताकत को अपने हंसमुख चेहरे के पीछे छिपा रखा है? क्या तुम्हें लगता था कि अगर मेरे पास बस इतना ही होता तो मैं तुम सबको चुनौती देने की हिम्मत करता? अगर ऐसा है तो मैं अपना भेस उतारकर अपनी असली ताकत तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। जुआन के व्यवहार को देखकर शीलेजी की आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपनी ऊर्जा एकत्रित की और सतर्क हो गया। दूसरे पक्ष की बातों में कुछ सच्चाई थी। तीसरे दर्जे के साधक के लिए इतना दिखावा करना समझ से परे था, और उसकी जगह कोई और होता तो अब तक कई बार मर चुका होता। सच कहें तो कालकोठरी के अंदर जो कुछ हुआ था वह उसे और शीकुन को समझ में नहीं आया। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि जुआन को मारने के लिए भेजी गई तीसरे और चौथे दर्जे के साधकों की सेना का सफाया क्यों हो गया। ऐसा होना संभव नहीं होना चाहिए था। जुआन के शब्दों के साथ इन बातों को जोड़ते हुए शीलेजी को अचानक ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या जुआन वास्तव में एक छिपा हुआ विशेषज्ञ था जो जानबूझकर अपनी साधना को दबा रहा था ताकि अपने आसपास के लोगों को गुमराह कर सके। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो जुआन ने एक ही बार में शीकुन का हथियार काट दिया था। अगर उसने बीच में दखल न दिया होता तो शीकुन की जान जाने की पूरी संभावना थी। एक तृतीय श्रेणी का साधक इतनी शक्ति का प्रयोग कैसे कर सकता है? तीसरे दर्जे के साधक को तो छोड़ ही दीजिए, पांचवें दर्जे का साधक भी शीकुन को एक ही बार में हराने की उम्मीद नहीं कर सकता। सभी सबूतों से यही संकेत मिलता है कि जुआन वास्तव में अपनी ताकत छिपा रहा था। क्या वह छठे, सातवें या यहां तक कि आठवें दर्जे का साधक हो सकता है? शीलेजी का चेहरा उतर आया। अगर जुआन इतनी कम उम्र में सचमुच उस स्तर तक पहुंच गया था तो वह निस्संदेह भविष्य में एक शक्तिशाली योद्धा बनेगा। क्याओ जुयिंग ने भी जुआन को हैरानी से देखा और सोचने लगी कि क्या वह सचमुच कोई गुप्त विशेषज्ञ है।
चू चुयान के साथ पढ़ी गई उसकी उपन्यासों की कहानी अक्सर एक जैसी होती थी, जैसे किसी देश का राजकुमार एक साधारण मजदूर होने का ढोंग करता है, या कोई बेहद शक्तिशाली तलवारबाज योद्धा किसी स्त्री को रिझाने के लिए नश्वर का वेश धारण करता है। क्या वह भी इन्हीं में से एक हो सकता है? जब वो इन संभावनाओं पर विचार कर रही थी, तभी जुआन ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और भाग गई। तुम ख्यालों में क्यों खोई हुई हो? भागो! उसने तुरंत ग्रैंड गेल को सक्रिय किया, जिससे वे पल भर में दसियों मीटर दूर चले गए। कियाओ जुएयंग और शी लेजी दोनों समान रूप से अवाक थे। अपनी उम्मीदों और कड़वी हकीकत के बीच के इस भारी अंतर ने कियाओ जुइंग को पूरी तरह से चौंका दिया और वह स्तब्ध रह गई। शी लेजी को भी यह समझने में थोड़ा समय लगा कि असल में क्या हो रहा है। ये सोचकर ही उसे गहरा अपमान महसूस हुआ कि उसे एक तीसरे दर्जे के साधक, एक तुच्छ प्राणी के खिलाफ सतर्क रहने के लिए मूर्ख बनाया गया था। तू कमीना है, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आपने शी लेजी को ट्रोल करके 1024 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। एक जोरदार कदम बढ़ाते हुए वह तनी हुई धनुष की डोरी से छूटे तीर की तरह तेजी से जुआन की ओर दौड़ा। उसे आश्चर्य हुआ कि 8वें दर्जे का साधक होने के नाते उसे तीसरे दर्जे के साधक से कहीं अधिक तेजी से चलना चाहिए था, फिर भी वह अपने शिकार को पकड़ नहीं पाया। ऐसा कैसे हो सकता है? शी लेजी चकित रह गया। क्या वह व्यक्ति अपनी असली ताकत छिपा रहा था? इसी बीच जुआन लगातार दौड़ती रही और चिल्लाती रही, मदद करो, मदद करो। एक पागल आदमी मेरा पीछा कर रहा है। उनकी आवाज दूर दूर तक गूंजी और तुरंत ही सबका ध्यान उनकी ओर आकर्षित कर लिया। कियाओ जुइंग के होंठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। अब तक वह जुआन को उसकी गरिमाहीनता के लिए कोसती रही थी। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसकी ये चालाकी भरी चालें वाकई अजीब तरह से कारगर थीं। कम से कम हवेली के पहरेदार उसकी ओर दौड़ रहे थे। जब 2 पहरेदारों ने उन्हें देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी तलवारें निकाल लीं और पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा छोटा मालिक हूं। मेरे पीछे खड़ा वह आदमी चू कबीले में घुसपैठिया है। जुआन चिल्लाया। शी लेजी ने पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए थे, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह अच्छा आदमी नहीं था। इसलिए गार्ड तुरंत आगे बढ़े और उसे रोकने के लिए कहा, तुम कौन हो? दुर्भाग्यवश उनके ये शब्द कहते ही शी लेजी ने उनकी गर्दनें पकड़ लीं और उन्हें मरोड़ दिया, जिससे एक कर्कश आवाज आई। बस उसी क्षण दोनों गार्डों ने अंतिम सांस ली। जुआन को अपने पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। वे दोनों गार्ड भी तीसरी पंक्ति में ही थे, लेकिन उन्हें असहाय भीड़ों की तरह मार डाला गया था। हालांकि जुआन के पास कुछ असाधारण क्षमताएं थीं जो उसे एक साधारण तृतीय श्रेणी के साधक से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाती थीं, लेकिन वह जानता था कि यदि उसे एक 8वें श्रेणी के साधक द्वारा पकड़ लिया गया तो वह अधिक से अधिक 1 या 2 सेकंड ही टिक पाएगा। इसलिए वह कियाओ जुइंग का हाथ कसकर पकड़े हुए अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा। हालांकि ग्रैंड गेल का असर खत्म होते ही पता चला कि कियाओ जुइंग उससे ज्यादा तेज थी। नतीजतन कियाओ जुइंग उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगी। शी लेजी की पलकें फड़क उठीं। उसे छोटे मालिक से कियाओ जुइंग को जिंदा पकड़ने का आदेश मिला था ताकि छोटा मालिक उसके साथ अपनी मनमानी कर सके, इसलिए उसने कियाओ जुइंग पर नरमी बरती थी। हालांकि अंततः इसी वजह से कियाओ जुइंग को भागने का मौका मिल गया। उसने सोचा था कि वह मदद मांगने के लिए अकादमी जाएगी, लेकिन उसने उस दिशा में जाने का नाटक तो किया, पर अंततः वह चू मनो की ओर भाग गई। चू झोंगतियान के डर से वह उसका पीछा करने में हिचकिचा रहा था, लेकिन अचानक उसे खबर मिली कि चू झोंगतियान जल्दबाजी में शहर छोड़कर चला गया है। इसके बाद उसके डरने की कोई बात नहीं बची। फिर भी वह चू कबीले को यथासंभव डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पीछा करने से पहले अपना वेश बदल लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जुआन ठीक वही स्थिति पैदा कर देगा जिससे वह बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगर कोई और साधक होता तो वह दूसरे के चीखने से पहले ही उसका गला घोंट देता। लेकिन किसी कारणवश जुआन की गति उसकी अपनी गति से कहीं अधिक थी, जबकि वह पहले से ही अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। शी लेजी की आंखों में एक क्रूर चमक कौंध गई। अब जब बात इस हद तक पहुंच गई थी तो उसके पास कियाओ जुइंग को जल्द से जल्द मार गिराने और जुआन को खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं था ताकि अशांति को रोका जा सके। अन्यथा अगर यह खबर फैल गई कि वह यहाँ है तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। ये सच था कि शी वंश चू वंश से भयभीत नहीं था, लेकिन समस्या ये थी कि वह शी वंश में केवल एक अतिथि बुजुर्ग था। इस समय शी वंश का मुखिया चू वंश के साथ सीधे टकराव के लिए तैयार नहीं था, इसलिए पकड़े जाने पर उसे त्याग दिए जाने की संभावना थी। इसी बीच शी लेजी को करीब आते देख जुआन घबरा गई। क्या हवेली में आमतौर पर बहुत सारे पहरेदार नहीं होते? फिर उनमें से सिर्फ 2 को आने में इतना समय क्यों लगा? सच्चाई ये थी कि चू झोंगतियान और किन्वानरू को चू चुयान की बीमारी की खबर लीक होने की चिंता थी और उन्होंने जानबूझकर इस क्षेत्र को सील कर दिया था और गार्डों को निर्देश दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वे इस क्षेत्र के पास न जाएं। इसलिए भले ही चू कबीले की बाहरी परिधि पर तैनात पहरेदारों ने हलचल को देख लिया हो, लेकिन स्वामी और स्वामिनी के आदेशों को देखते हुए उन्होंने अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की। जुआन, तुम वहां क्यों चीख रही हो? कुछ ही दूरी पर अचानक एक गर्जना सुनाई दी, जहां किन्वानरू अपनी निहत्थी आंखों से उसे घूर रही थी। दवा का असर कम हो गया था और उसे होश आ गया। वह थोड़ी हैरान थी कि अचानक बेहोश क्यों हो गई, लेकिन चू चुयान और चू हुआंझाओ दोनों ने जोर देकर कहा कि उसने ज्यादा काम कर लिया था और सो गई थी। जाहिर है उसे यह बहाना रास नहीं आया, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी बेटी उसे नशीली दवा देगी और फिर अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर उसे धोखा देगी। उसके बाद चू चुयान ने उसे बताया कि वह थोड़ा बेहतर महसूस कर रही है। इस खबर पर किन्वानरू को संदेह हुआ। उसने सोचा कि उसकी बेटी उसे सिर्फ दिलासा दे रही है। हालांकि जब चू चुयान ने उसका हाथ पकड़ा तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसका हाथ पहले से कहीं अधिक गर्म था। साथ ही उसने देखा कि चू चुयान का रंग रूप भी पहले से काफी बेहतर लग रहा था। इसलिए वह जल्दी से बाओ यूलू को बुलाने के लिए दौड़ी ताकि वह भी देख ले। हालांकि कमरे से बाहर निकलने से पहले ही उसने बाहर शोर सुना।
उसने चू हुआंझाओ को अपनी बड़ी बहन के साथ रुकने का निर्देश दिया और खुद बाहर देखने चली गई। जब उसने जुआन को एक और खूबसूरत महिला का हाथ पकड़े हुए देखा तो उसे तुरंत गुस्सा आ गया। वाह वाह जुआन, अभी कुछ ही पल पहले मेरी बेटी खतरे में पड़ गई और तुम अभी से ही बाहर किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बना चुके हो। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा चुयान और पूरा चू परिवार कमजोर है? आपने किन वानरू को ट्रोल करके 999 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं? जुआन ने तुरंत पीछे खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, एक घुसपैठिया बुरे इरादों से हमारे चू कबीले में घुस आया है। उसने शीलेजी की पहचान इसलिए उजागर नहीं की क्योंकि उसे डर था कि घिर जाने पर वह नरसंहार कर सकता है। ये शब्द सुनकर किन वानरू ने भौहें चढ़ा लीं। उसने जुआन के पीछे देखा और तुरंत नकाबपोश शीलेजी को पहचान लिया। उसकी भौहें तन गईं और उसने पूछा, तुम कौन हो? हमारे चू कबीले में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शीलेजी की आंखें तुरंत चमक उठीं। अपने सामने खड़ी सुडौल स्त्री को निहारते हुए वह स्वयं को रोक नहीं पाया और बुदबुदाया, कितनी सुंदर स्त्री है। अगर वह किसी और मौके पर ऐसी खूबसूरत महिला से मिला होता तो वह निश्चित रूप से उसे छीनने के लिए हर संभव प्रयास करता ताकि वह उसके साथ खिलवाड़ कर सके। दुर्भाग्यवश वह उसे पहले से ही पहचान चुका था। ये जानते हुए कि वह ब्राइटन मून ड्यूक की पत्नी है, वह इस विचार को अपने दिमाग से निकाल ही सकता था। साथ ही उसे ब्राइटन मून ड्यूक से थोड़ी जलन भी महसूस हो रही थी। इसमें कोई हैरानी नहीं कि इतने सालों तक उन्होंने कभी रखेल नहीं रखी। इतनी खूबसूरत पत्नी ही उन्हें पूरी तरह से तरोताजा करने के लिए काफी होती। उनके पास रखेल रखने के लिए कोई ऊर्जा बचती ही नहीं। दूसरे पक्ष की अपमानजनक निगाहों को भांपते हुए किन वानरू क्रोध से दहाड़ उठी, तुम मौत को दावत दे रहे हो। उसने शीलेजी पर हमला करने के लिए अपनी हथेली उठाई। खुद को असुरक्षित छोड़कर नुकसान में रहने की आशंका से चिंतित जुआन ने तुरंत चेतावनी देते हुए कहा, सावधान रहो, वह 8वें दर्जे का साधक है। अध्याय 226 निराशा। वानरू जुआन की चेतावनी सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आधी रात को चू कबीले में घुसपैठ करने वाला एक आम व्यक्ति असल में 8वें दर्जे का साधक होगा। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके हमले को रोकना संभव नहीं था। भूल जाओ, अगर मैं मर जाऊं तो यही सही। ये दृढ़ विचार किन वानरू के मन में कौंध गया। शीलेजी ने उसके हथेली के प्रहार का तुरंत अपने मुंह से जवाब दिया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से उसने ऐसी किसी भी साधना तकनीक या चाल का प्रयोग नहीं किया जिससे उसकी पहचान हो सके, बल्कि उसने केवल 8वें दर्जे के साधक की स्वाभाविक शक्ति पर भरोसा किया। आह की चीख के साथ किन वानरू पीछे की ओर उड़ती हुई जमीन पर जोर से गिर पड़ी। बस इतना ही है तुम्हारे पास। जुआन का जबड़ा लगभग जमीन पर गिर पड़ा। जिस तरह से वह चू झोंकटियन को काबू में रखने में सक्षम थी, उसे देखते हुए उसने अनुमान लगाया कि वह कम से कम 8वें दर्जे की साधिका तो होनी ही चाहिए। शायद अपने पति के प्रति सम्मान के कारण उसने जानबूझकर अपनी साधना को दबा रखा हो ताकि उसके पति को ब्राइटन मून शहर का नंबर 1 विशेषज्ञ माना जा सके। लेकिन कहावत है कि जितनी अधिक अपेक्षाएं होती हैं उतनी ही अधिक निराशा होती है। बहुत ही कमजोर। जुआन ने देखा कि किन वानरू कम से कम उठने की कोशिश तो कर रही है और उसने सोचा कि फिलहाल वह ठीक ही होगी। उसने राहत की सांस ली, फिर शीलेजी की ओर मुड़कर चिल्लाया, बदबूदार बूढ़े, तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो। 8वें दर्जे का साधक एक तीसरे दर्जे के साधक से भी आगे नहीं निकल पा रहा। मुझे तुम्हारी मां पर तरस आता है जिसने तुम्हारे जैसे निकम्मे को जन्म दिया। शीलेजी इतना क्रोधित हो गया कि एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। आपने शीलेजी को ट्रोल करके 1024 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आखिरकार उसे समझ आ गया कि इस आदमी का सामना करने पर युवा मालिक भी अपना आपा क्यों खो बैठता था। भला भला इस पर भला कौन अपना आपा न खोए। तू कमीना, एक बार जब तू मेरे हाथ लग जाएगा तो मैं तेरे एक एक अंक काट डालूंगा और तुझे जीवन भर यातना दूंगा। शीलेजी जुआन की ओर झपटते हुए दहाड़ा। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसकी आकृति धुंधली सी हो गई और पल भर में वह जुआन के ठीक बगल में था। क्याओ जुइंग का चेहरा डर से पीला पड़ गया, लेकिन अब उसके लिए कुछ भी करने में बहुत देर हो चुकी थी। सौभाग्यवश जुआन पहले से ही तैयार था। उसने एक बार फिर ग्रैंडगेल को बुलाया और पलक झपकते ही दसियों मीटर दूर चला गया। अब जब उसकी साधना शक्ति बढ़ गई थी तो वह दिन में 1 से अधिक बार ग्रैंडगेल का आह्वान कर सकता था और हर बार वह जितनी दूरी तय कर सकता था वह भी काफी बढ़ गई थी। दुर्भाग्य से वह जानता था कि यह 8वें दर्जे के साधक से बचने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक बार जब वह ग्रैंडगेल के अपने 3 उपयोग समाप्त कर लेता तो वह शीलेजी के सामने पूरी तरह से असहाय हो जाता। शीलेजी के मन में भी यही विचार थे। 8वें दर्जे के साधक के रूप में वह समझ गया था कि जुआन उससे बचने के लिए किसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इतनी शक्तिशाली तकनीकों की भी एक सीमा होती है। अगर ऐसा न होता तो जुआन कब का भाग चुका होता। अगर ऐसा है तो उसे अभी बस इतना करना था कि जुआन के पूरी तरह से थक जाने का इंतजार करे। बस उस कमीने का अंत हो जाएगा। जुआन के हस्तक्षेप से उसकी शुरुआती योजनाएं कैसे विफल हो गईं, ये सोचकर ही वह गुस्से से दांत पीसने लगा। मैं उसे आसानी से मरने नहीं दूंगा। बस इसी तरह जुआन और शीलेजी एक बार फिर गायब हो गए। किन वानरू का शरीर भय से कांप उठा। उसे गंभीर चोट नहीं आई थी क्योंकि घुसपैठिए ने उस पर दया दिखाई थी, बस उसे धक्का देकर दूर कर दिया था और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर भी उसके शरीर की ऊर्जा की पर गहरा असर पड़ा था और उसका शरीर सुन्न हो गया था। कम से कम अगले कुछ मिनटों तक वह लड़ने की ताकत नहीं जुटा पाएगी। उसने जुआन के किए पर विचार किया और उसके मन में एक विचार आया। क्या उसने जानबूझकर मेरी खातिर दुश्मन को दूर भगाया होगा? इससे उसके चेहरे पर दुविधा के भाव आ गए। हालांकि उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि जुआन अभी भी खतरे में है और उसने तुरंत गार्डों को बुलाया। अल्पविराम। इसी बीच जुआन का पूरा ध्यान भागने पर केंद्रित था। उसने अभी भी कियाओ जुइंग का हाथ पकड़ रखा था। साथ ही उसने मीली को मदद के लिए पुकारा। बड़ी बहन महारानी, बड़ी बहन महारानी, जल्दी आइए और मुझे बचाए।
हालांकि चाहे वह उसे किसी भी तरह से बुलाए, मीली ने जवाब देने से इनकार कर दिया। क्या एक्यूपंक्चर के दौरान मेरा मार्गदर्शन करने के बाद वह वापस सो गई होगी? जुआन बुरी तरह डर गया था। उसने इतनी हिम्मत सिर्फ इसलिए दिखाई क्योंकि वह जानता था कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसके पास कुछ ऐसे तुरुप के पत्ते हैं जिनका वह सहारा ले सकता है, जैसे कि कीबोर्ड से मिले कौशल या मीली। लेकिन भला किसने सोचा होगा कि इसे हम मौके पर उसका तुरुप का पत्ता नाकाम हो जाएगा। इसी क्षण उसने देखा कि कियाओ जुइंग की चाल धीरे धीरे धीमी होती जा रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसका चेहरा पके हुए झींगे की तरह लाल हो गया था। उसकी आंखें चमक रही थीं और ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण रो पड़ेगी। क्या हुआ? जुआन ने घबराकर पूछा। शी लेजी ने मुझे जहर दिया है। उसका इरादा मुझे वापस लाकर शी कुन की सेवा में लगाना है। कियाओ जुइंग ने गुस्से से अपने होंठ दबाए और उसकी सांसें थोड़ी अस्थिर होने लगीं। अगर यह बात 6 महीने पहले की होती, जब वह शी कुन के प्रति प्रशंसा से भरी हुई थी, तो वह बिना किसी दवा के भी शी कुन के अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर लेती। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि शी कुन उसे एक मोहरे की तरह कालकोठरी में छोड़ने को तैयार था, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, उसके मन में उसके लिए जो भी भावनाएं थीं, वे सब खत्म हो गईं। इस समय वह शी कुन द्वारा शोषण किए जाने की बजाय मरना पसंद करेगी। मौका मिलते ही वह बेताब होकर भाग गई। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके मन में क्या चल रहा था, शायद इसलिए कि वह वहां कई सालों से रह रही थी, या इसलिए कि वह जानती थी कि चू झोंकटियन के पास शीलेजी से निपटने के साधन थे, लेकिन सहज ही वह चू हवेली की ओर दौड़ पड़ी। अपनी स्थिति के बारे में जानकर जुआन अवाक रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि शी कुन इतनी जल्दी कियाओ जुइंग से बदला ले लेगा। उसने पहले ही कियाओ जुइंग को अपने पक्ष में गवाही देने से रोक दिया था, जबकि वह खुद भी मुश्किल में था, ताकि इस स्थिति से बचा जा सके। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने शी कुन की मानवीय शालीनता को जरूरत से ज्यादा आंक लिया था, और ऐसा लग रहा था कि शीलेजी में जरा भी गरिमा नहीं थी। 8वें दर्जे का साधक होने के बावजूद उसे एक युवती को जहर देने में कोई संकोच नहीं हुआ। शी कुल के लोग सचमुच जानवरों से भी बदतर थे। कियाओ जुइंग को महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। जल्द ही वह उसके साथ कदम मिलाकर चलने में असमर्थ हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। बेशक शी लेजी इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह तुरंत आगे बढ़ा और उन दोनों पर अपना भयानक दबाव डाला, जिससे वे हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। यह इतना शक्तिशाली था कि जुआन को सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी, ग्रैंड गेल को बुलाने की तो बात ही छोड़िए। अचानक उसके मन में एक विचार आया और वह चिल्लाया, क्या घूर रहे हो? मैं तुम्हें घूर रहा हूं, बेवकूफ। जैसे ही शीलेजी के मुंह से ये शब्द निकले, वह अवाक रह गया। मैंने अचानक ये शब्द क्यों कहे? उन्होंने इससे पहले कभी इस तरह की वापसी के बारे में सुना भी नहीं था। एक पल रुकिए, मुझे लगता है मैंने कुछ ऐसा ही क्लैंस टूर्नामेंट में सुना था। लड़ाई के एक अहम मोड़ पर जुआन ने अचानक चिल्लाकर कहा, क्या घूर रहे हो? और किसी अजीब वजह से युआन वैंडोंग ने जवाब दिया, मैं तुम्हें ही घूर रहा हूं, बेवकूफ। एकाग्रता में इसी चूक के कारण युआन वैंडोंग मैच हार गया और अपाहिज हो गया। उस समय तो सभी को लगता था कि युआन वैंडोंग ने इतनी बड़ी गलती करके मूर्खता की है। लेकिन अब जब मैं इस पर गौर करता हूं, तो ऐसा लगता है कि जुआन के पास किसी प्रकार की रहस्यमय प्रतिभा है। लेकिन आखिर ऐसी कुशलता की जरूरत ही क्यों होगी? शीलेजी पूरी तरह से भ्रमित था, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया कि वह इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे, ताकि भविष्य में युवा स्वामी इस चाल में न फंस जाए। शीलेजी का अचानक ध्यान भटकने से उसका दबाव गायब हो गया, और जुआन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए ग्रैंड गेल को बुलाया और एक बार फिर दसियों मीटर दूर चली गई। इस समय तक कियाओ जुइंग बेहोशी की कगार पर थी। उसने जुआन का कॉलर पकड़ा और कहा, मुझे मार डालो। क्या? जुआन अचंभित रह गई। मुझे मार डालो, अन्यथा शी कबीले के हाथों में पड़ने के बाद मेरा अपमान ही होगा, कियाओ जुइंग ने अपनी बची हुई अंतिम समझदारी के साथ कहा। जुआन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक सज्जन व्यक्ति हूं? मुझ जैसा कोई तुम्हें कैसे मार सकता है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। ऐसी स्थिति में तुम मुझे कैसे बचाओगे? बेहोशी की हालत में भी कियाओ जुइंग ने देखा कि शीलेजी उनके करीब आती जा रही है, और उसका दिल निराशा से भर गया। कीबोर्ड अमर। कीबोर्ड अमर, अध्याय 227, 6 स्पंदन वाली दिव्य तलवार। इससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होना ही चाहिए। जरूर होगा, जुआन ने घबराहट में कहा, मानो वह खुद को भी इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। कियाओ जुइंग पूरी तरह से बेहोश हो गई थी, लेकिन उसका हाथ अभी भी उसके कॉलर को कसकर पकड़े हुए था, मानो यही एकमात्र तरीका हो जिससे वह शांति से बेहोश हो सकती थी। जब भी जुआन को लगता कि शीलेजी बहुत करीब आ रहा है, तो वह तुरंत मुड़कर चिल्लाता, क्या घूर रहे हो? जिस पर शीलेजी को जवाब देने के लिए विवश होना पड़ता, मैं तुम्हें घूर रहा हूं, बेवकूफ। इस थोड़े से अंतराल का फायदा उठाकर जुआन उनके बीच कुछ दूरी बनाने की कोशिश करता था। दुर्भाग्य से ये तरकीब तभी कारगर होती थी जब विरोधी बेखबर होता था। कुछ बार ऐसा करने के बाद शीलेजी को इसकी आदत हो गई और इसका उस पर लगभग कोई असर नहीं रह गया। अंत में जुआन एक सुनसान आंगन में भागी और आखिरकार हौंकते हुए रुक गई। शीलेजी भी कुछ मीटर दूर रुक गया और फिर धीरे धीरे अपने शिकार की ओर बढ़ा। उसने ठंडे लहजे में कहा, भागते रहो, अब क्यों नहीं भाग रहे हो? वह सीधे अंदर जाकर सब कुछ तुरंत खत्म कर सकता था, लेकिन वह जल्दबाजी में आगे बढ़ने से थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि जुआन के पास अभी भी कुछ और तुरुप के पत्ते हो सकते हैं। आखिरकार उस शरारती बच्चे ने अब तक कई अविश्वसनीय क्षमताएं दिखाई थीं। उसने आसपास का जायजा लेने के लिए अपनी ऊर्जा को तेजी से फैलाया। जब उसे यकीन हो गया कि इलाके में कोई जाल या साधक नहीं है, तभी उसने चैन की सांस ली। हा, लगता है मैं बेवजह ही डर रहा हूं। चाहे उसके पास कितने भी हथकंडे हों, वो तीसरे दर्जे का साधक ही है। भला वो क्या कर सकता है? लेकिन जुआन ने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, भागना।
मैं क्यों भागूं? मैंने तो खास तौर पर यही जगह चुनी है ताकि तुम्हें शांति से विश्राम करने का मौका मिले। यहाँ तुम्हें फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट सुनने को मिलेगी। तुम्हें तो मेरी इस सहृदयता के लिए मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शी लेजी अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे सिर्फ भ्रम हो रहा है या जुआन का दिमाग सच में खराब है। आखिर उसे ऐसी बातें कहने की हिम्मत कहाँ से मिलती है? आपने शिलेजी को ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारी चालों में फंसता रहूंगा? शीलेजी ने ठंडे लहजे में कहा। उसे अभी भी वह अपमान याद था जो उसे जुआन के झांसे में फंसने पर हुआ था, और वह किसी भी कीमत पर इतिहास को दोहराने नहीं देगा। लेकिन अचानक ही पास की एक लकड़ी की झोपड़ी से एक कांपता हुआ व्यक्ति बाहर निकला और बोला, क्या हो रहा है? यहाँ इतना शोर क्यों है? शिलेजी ने भौहें चढ़ाकर शोर की ओर देखा तो पाया कि वहां एक बूढ़ा माली खड़ा था। वह सूखे हुए मानव आकार के खजूर जैसा दिख रहा था और उसके हाथ में कुदाल थी। क्या हो रहा है? मैंने 30 मीटर के दायरे में सब कुछ जांच लिया। यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। हालांकि उसे उस बूढ़े व्यक्ति से किसी भी प्रकार की ऊर्जा का स्पंदन महसूस नहीं हुआ और उसे राहत मिली। वह एक साधारण बूढ़ा व्यक्ति मात्र है। उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसने बूढ़े आदमी को नजरअंदाज कर दिया और अपनी निगाहें वापस जुआन पर टिकाते हुए व्यंग्यपूर्वक कहा, लगता है कि तुम्हारे परलोक के सफर में तुम्हारे साथ शामिल होने के लिए कोई और भी आ गया है। जुआन झट से माली के पीछे छिप गई और बोली, बुजुर्ग जी, उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई आपका अपमान करने की? ये बूढ़ा माली कोई और नहीं बल्कि ओल्ड मी था। जुआन अब तक अंधाधुंध नहीं भाग रहा था, वह सीधे ओल्ड मी के निवास स्थान की ओर जा रहा था। चूंकि मिली से मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, इसलिए पूरे चूहवेली में केवल ओल्ड मी ही उसे बचा सकता था। तुम्हारा फूट डालने का तरीका कोई खास चतुराई भरा नहीं है, बूढ़े मी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वह इस बात से नाराज था कि जुआन एक बाहरी व्यक्ति को यहाँ लेकर आया था जिससे उसके भेद खुलने का खतरा था। जुआन ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खैर, मैं झूठ नहीं बोल रही। वह सचमुच आपका अपमान कर रहा है। उनकी बातचीत सुनकर शीलेजी अचानक बेचैन हो गया। उसने बूढ़े मी को गौर से देखा, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति की कमजोर आकृति से उसके शक्तिशाली साधक होने का कोई आभास नहीं हुआ। कुछ पल झिझकने के बाद उसने व्यंग्य किया, एक बार फिर नाटक कर रहे हो, है ना? क्या तुम अपनी सेना के आने तक समय बिताना चाहते हो? उसे चू हवेली में हो रही हलचल सुनाई दे रही थी। आराम कर रहे सभी पहरेदार अब जाग चुके थे और इस समय इस जगह की ओर दौड़ रहे थे। शीलेजी का चू कबीले से सीधे टकराव करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने इस मामले को निपटाकर जुआन और कियाओ जुएंग को यहाँ से बाहर निकालने का फैसला किया। जहां तक माली की बात है, वह उसे सीधे मार डालेगा। इस चींटी को, जिसने उसे देखा था, जिंदा छोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि ओल्ड मी ने शीलेजी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने जुआन की बाहों में मौजूद महिला की ओर देखा और पूछा, ये कौन है? हम, स्नो। वह इतने सालों से चुमनों में रह रहा था और ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह स्नो को पहचान न सके। बिल्कुल सही, वह आदमी हमारे लोगों को अगवा करने के इरादे से आया था और जाहिर सी बात है, मुझ जैसा वीर व्यक्ति इस पर आंखें मूंद नहीं सकता था। लेकिन उस आदमी ने हार नहीं मानी और मेरे पीछे भी पड़ गया। जुआन ने कहा। क्या स्नो ने चू कबीले के साथ विश्वासघात नहीं किया? ओल्ड मी ने तुरंत उसका झूठ उजागर करते हुए कहा। क्या चल रहा है? जुआन ने अंततः शर्मिंदा होकर उत्तर दिया, वशी कबीले से है। उसे हमें मारने का आदेश मिला है। उसे डर था कि बूढ़ा मी कोई कदम नहीं उठाएगा, इसलिए वह ये कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि शीलेजी यहाँ केवल स्नो को मारने आया है। उसे उम्मीद थी कि वह बूढ़े मी का आधा शिष्य माना जाएगा और इसी वजह से बूढ़ा मी उस खतरे को अनदेखा नहीं करेगा जिसमें वह फंसा हुआ है। शी वंश। बूढ़ी मी की आंखें चिंतनशील भाव से सिकुड़ गईं। क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? शीलेजी का सब्र टूट रहा था। अरे बूढ़े, दफा हो जाओ, मैं तुम्हें दर्द रहित मौत दूंगा। ओल्ड मी ने गहरी आह भरी और कहा, कितना निराशाजनक है। इतने साल बीत गए और फिर भी साधना की दुनिया में मुझे अभी भी कुएं के में ढकी दिखते हैं। तुम्हारे जैसा मात्र 8वें दर्जे का साधक मेरे सामने इतनी बेशर्मी से बोलने की हिम्मत कैसे करता है? आपको कैसे पता चला? शीलेजी का दिल जोर से धड़कने लगा। अब वह अपने सामने खड़े बूढ़े माली को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने अपनी ऊर्जा का उपयोग करके उसे एक बार फिर स्कैन किया, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी पता नहीं चला, जिसका अर्थ था कि केवल 3 ही संभावनाएं थीं। 1. दूसरे पक्ष की साधना उससे कहीं अधिक थी। 2. दूसरा पक्ष एक साधारण मनुष्य था। 3. दूसरा पक्ष किसी प्रकार की ऐसी वस्तु लिए हुए था जो उसकी साधना को छुपा रही थी। गहन विचार विमर्श के बाद शीलेजी ने निष्कर्ष निकाला कि तीसरा विकल्प ही सबसे अधिक संभावित था। चूंकि वह बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने भी शांत बना रहा और उसकी साधना को भी समझ गया, इसलिए वह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता था। इस संभावना को कि दूसरा पक्ष उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था, उसने तुरंत खारिज कर दिया। आखिरकार वह 8वें दर्जे का साधक था, दुनिया के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक। ब्राइटन मून शहर में उससे मुकाबला करने वाले लोग बहुत कम थे। शहर के नंबर 1 विशेषज्ञ चू जोंगटियन के सामने भी वह डटकर खड़ा रह सकता था। उसके सामने खड़ा बूढ़ा माली चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए चू जोंगटियन से भी अधिक शक्तिशाली होना नामुमकिन था। वरना वह चू हवेली में एक साधारण माली बनकर काम करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? दुनिया में छिपे हुए विशेषज्ञ सीमित संख्या में ही थे, क्योंकि खेती करने वालों को अपनी तरक्की के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसी वजह से कुशल खेती करने वालों का समाज में उच्च स्थान होता था। जो लोग गुमनाम रहना पसंद करते थे, वे अक्सर अपने अधिक प्रसिद्ध समकक्षों से पीछे छूट जाते थे। आखिरकार सब कुछ सोच समझकर शीलेजी ने अपना डर त्याग दिया। उसे लगा कि यहाँ डरने जैसी कोई बात नहीं है। भले ही वह मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, पर एक ही बार में मुझे मार पाना नामुमकिन है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे बस पीछे मुड़कर भाग जाना है।
लगता है उम्र के साथ मैं और भी डरपोक होता जा रहा हूँ। छोड़ो, अब तुम्हारे लिए अपना समय बर्बाद करने का मन नहीं है। पास आते गार्डों की आहट सुनकर शीलेजी समझ गई कि अब हिचकिचाने का समय नहीं बचा है। उसके शरीर से एक जबरदस्त ऊर्जा निकली, जिससे आसपास के पेड़ों की डालियां टूटकर उड़ गईं। आसपास की घास भी जमीन पर ऐसे चिपक गई मानो किसी विशाल हाथ ने उसे दबा रखा हो। यहाँ तक कि खिले हुए फूल भी पलक झपकते ही राख हो गए। जिन फूलों की वह इतने समय से देखभाल कर रहा था, उनकी इस दयनीय हालत को देखकर बूढ़ेमी का झुर्रीदार चेहरा थोड़ा कांप उठा। मैं दुविधा में था कि मुझे दखल देना चाहिए या नहीं, लेकिन अब तुम मर जाओ। ओल्ड मी के गुस्से पर शिलेजी ने उपहास किया। उसे इतनी शेखी बघाड़ने की हिम्मत कहाँ से मिलती है? लगता है जुआन से परिचित सभी लोग शेखीबाज हैं। उसने हमला करते समय जरा भी संकोच नहीं किया। उसका इरादा उस असहनीय बूढ़े को पूरी ताकत से टुकड़े टुकड़े करने का था और फिर अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल जुआन के अंगों को तोड़ने में करना था। उसके बाद वह दोनों युवकों को अपने साथ वापस ले जाएगा। जब युवा मालिक कियाओ जुइंग के साथ मजे कर रहा होगा, तब वह ये सुनिश्चित करेगा कि जुआन को इस दुनिया में जन्म लेने का भरपूर पछतावा हो। लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी, जिससे उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर की हर कोशिका उसे आसन्न खतरे की चेतावनी दे रही हो, जिससे उसका दिल बेचैनी से धड़कने लगा। फिर भी वह अपने सामने मौजूद स्थिति में कुछ भी खतरनाक नहीं देख पा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? उसने अपने आसपास का जायजा लिया, लेकिन उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा। चू कबीले के पहरेदार समय पर यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। जुआन अभी भी वहीं खड़ी है और बूढ़ा माली। अरे, माली कहाँ गया? तभी उसके पीछे से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। अब जब तुम मुझे देख ही चुके हो, तो मैं तुम्हें जान बचाकर भागने कैसे दे सकता हूँ? इससे पहले कि शीलेजी कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसे अपने सिर के पिछले हिस्से में असहनीय दर्द महसूस हुआ। उसी क्षण उसे एहसास हुआ और वह चिल्लाया, तुम्हारी यह चाल और तुम्हारी यह गति। दुर्भाग्यवश अपनी बात पूरी करने से पहले ही उनकी चेतना उनके साथ चली गई और वे अंधेरे में डूब गए। उनका शरीर आगे की ओर झुक गया और फिर जमीन पर जोर से गिर पड़ा। जुआन ने जो देखा उससे वह दंग रह गया। हे भगवान, मुझे पता था कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुमने एक 8वें दर्जे के साधक को यूं ही मार डाला। ये तो हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। वह अपनी वर्तमान भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं ढूंढ पा रहा था। ओल्ड मी ने लापरवाही से उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें यहाँ का काम संभालने के लिए छोड़ रही हूँ। चू कबीले को ये सब बताने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लो। अगर तुमने मेरी पहचान एक बार फिर उजागर की, तो तुम उसके साथ उसकी यात्रा पर जा सकते हो। अपने पैरों की हल्की सी थपथपाहट के साथ वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। जुआन जानता था कि बूढ़ा मी इस समय अपनी पहचान छिपा रहा है, इसीलिए वह सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हो सकता था। उसे बूढ़े व्यक्ति के प्रस्थान से ठीक पहले कहे गए डरावने शब्द याद आ गए, जिनसे उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह जानता था कि बूढ़ा मी केवल कोरी धमकी नहीं दे रहा था। ऐसा लगता है कि उसकी पहचान के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। हालांकि जुआन के लिए इस मामले पर विचार करने का यह समय नहीं था। उसे कुछ ही दूरी पर चू कबीले के पहरेदारों के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी, इसलिए उसने जल्दी से कियाओ जुइंग के शरीर को पास की झाड़ियों में छिपा दिया। चूंकि वह चू कबीले की गद्दार थी, इसलिए पकड़े जाने पर उसे निश्चित रूप से बहुत कष्ट सहना पड़ता। कुछ ही देर में किनवानरू और युए शान कुलीन अंगरक्षकों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए प्रकट हुए। सामने का दृश्य देखकर वे वहीं रुक गए, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्होंने जुआन और शीलेजी को आमने सामने खड़े देखा। जुआन ने शीलेजी के सिर की ओर उंगली उठाई हुई थी, जबकि शीलेजी की मुट्ठी जुआन की छाती के सामने रुकी हुई थी। जुआन, क्या तुम ठीक हो? किनवानरू ने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसके सवाल के बावजूद उसका दिल पहले ही ठंडा पड़ चुका था। उसने खुद देखा था कि काले कपड़े पहने वह आदमी कितना ताकतवर था, इसलिए वह अच्छी तरह जानती थी कि उस मौके के बाद जुआन का जिंदा रहना नामुमकिन था। वह इस बात के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी कि जुआन ने उसे बचाने के लिए काले कपड़े पहने उस आदमी को कैसे बहला फुसलाकर दूर भेज दिया था, और यह सोचकर उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा। अब तक उसने उसके प्रति अपनी घृणा दिखाने में कभी संकोच नहीं किया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतने नाजुक समय में उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देगा। अगर उसकी मौत ऐसे ही यहीं हो गई, तो वह अपनी 2 बेटियों का सामना कैसे कर पाएगी? जुआन, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। आदमियों, उस कमीने के टुकड़े टुकड़े कर दो, किनवानरू ने क्रोध से दहाड़ते हुए कहा। तो क्या हुआ अगर तुम 8वें दर्जे के साधक हो? चू हवेली कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम अपनी मर्जी से आ जा सको। अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो, तो यहाँ से जिंदा निकलने के बारे में सोचना भी मत। गार्ड तुरंत आगे बढ़े, लेकिन एक परिचित आवाज ने उन्हें रोक दिया। हाँ, मैं अब तक चुपचाप रहना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। तुम्हें पता होना चाहिए था कि मेरी 6 पल्स डिवाइन स्वॉर्ड के सामने तुम्हारा कोई चांस नहीं था, तो तुमने कोशिश ही क्यों की? जुआन ने अपनी उंगली से हल्का सा बल लगाया और शीलेजी के शव को जमीन पर गिरा दिया। उसके चारों ओर मौजूद अविश्वास भरी निगाहों के सामने ध्यायत 228 प्रशंसा। अपना भाषण देने के बाद जुआन ने अपनी उंगली के सिरे से हवा फूंकी, मानो उसने अभी अभी गोली चलाई हो। सबके मुंह खुले के खुले रह गए और एक पल के लिए हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैडम ने घुसपैठिए की ताकत के बारे में फिर से क्या कहा? 8वां रैंक। वे यहाँ इस संकल्प के साथ आए थे कि वे अपने कम से कम आधे लोगों को खो देंगे, लेकिन वास्तव में इतने शक्तिशाली शत्रु को युवा स्वामी ने पूर्ण सहजता से परास्त कर दिया था। 6 पल्स डिवाइन स्वॉर्ड किस प्रकार की कला है? पहरेदार एक दूसरे को सवालिया निगाहों से देखने लगे, क्योंकि उनकी आंखों में उनकी अपनी अज्ञानता झलक रही थी। इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी निगाहें अपने अधिक ज्ञानी नेता यू शान की ओर मोड़ लीं। मुझे कैसे पता चलेगा? युए शान का चेहरा गर्म हो गया।
वह कई साधना तकनीकों और युद्ध कौशलों से परिचित था, लेकिन उसने 6 नाड़ी वाली दिव्य तलवार के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि उसने इस कौशल के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन नाम से ही अंदाजा लग जाता था कि यह कोई साधारण कौशल नहीं है। कम से कम ये पृथ्वी स्तर का कौशल तो होना ही चाहिए, और दिव्य शब्द के होने के कारण ये स्वर्ग स्तर का कौशल भी हो सकता है। कीस्टोन और हथियारों की तरह ही इस दुनिया में युद्ध कौशल को भी नश्वर श्रेणी, पृथ्वी श्रेणी और स्वर्ग श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। ब्राइटन मून अकादमी का प्रारंभिक तलवारबाजी कौशल नश्वर श्रेणी का था। आमतौर पर युद्ध कौशल कमजोर लगता है, लेकिन सिर्फ एक युद्ध कौशल का उपयोग ही साधक की शक्ति में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। दरअसल युद्ध कौशल प्राप्त करने के एकमात्र स्रोत प्रमुख कुल और अकादमियां थीं, इसलिए अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि से न आने वाले औसत साधक को युद्ध कौशल का ज्ञान ही नहीं होता था। उनमें से अधिकांश पूरी तरह से अपनी सहज प्रवृत्ति और युद्ध अनुभव पर निर्भर थे। एक ही श्रेणी के साधकों में युद्ध कौशल रखने वाले साधक उन साधकों पर हावी हो सकते थे जिनमें युद्ध कौशल नहीं था। साधकों के पास जो भी युद्ध कौशल होते थे, यदि कोई होते भी थे, तो वे ज्यादातर नश्वर स्तर के युद्ध कौशल होते थे। आमतौर पर केवल अकादमियों के प्रतिभाशाली छात्र और प्रमुख कुलों के मुख्य सदस्य ही पृथ्वी स्तर के युद्ध कौशल सीख पाते थे। स्वर्ग स्तर के युद्ध कौशल तो बहुत पहले ही किंवदंती बन चुके थे। चू कबीले के रक्षक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि 6 पल्स डिवाइन स्वॉर्ड किस प्रकार का युद्ध कौशल है, वहीं किन्वानरू अभी भी अपने सदमे से उबर नहीं पाई थी। अन्य पहरेदारों ने उस रहस्यमय काले वस्त्रधारी व्यक्ति से लड़ाई नहीं की थी, जिन 2 अन्य लोगों ने लड़ाई की थी, वे पहले ही मर चुके थे। हालांकि उसने स्वयं उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ताकत का अनुभव किया था। 6ठी श्रेणी की साधिका होने के बावजूद वह एक ही प्रहार में पराजित हो गई, और वह भी तब जब दूसरा पक्ष उस पर नरमी बरत रहा था। स्पष्टतः काले वस्त्रधारी व्यक्ति उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। कम से कम उसे 7वें स्थान पर तो होना ही था, और संभवतः 8वें स्थान पर भी। और फिर भी जुआन ने इस शक्तिशाली विशेषज्ञ को इतनी आसानी से मार डाला था। बहुत कम समय बीता था और उससे भी बड़ी बात कोई आवाज नहीं आई थी। इन सभी बातों से यह साबित हो गया कि जुआन को काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति पर भारी बढ़त हासिल थी जिसे उसने पराजित किया था। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? जुआन अभी भी अपनी 6 पल्स डिवाइन स्वॉर्ड मुद्रा में था। आमतौर पर जो भी उसे इस मुद्रा में देखता, वह सोचता कि क्या वह पागल हो गया है, लेकिन इस समय वह एक रहस्यमय आभा से घिरा हुआ प्रतीत हो रहा था। किन्वानरू जल्द ही होश में आए और स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। जल्दी करो और उस व्यक्ति की पहचान करो। उसने गार्डों को मृतक की जांच करने का आदेश दिया और फिर जुआन के पास चली गई। जुआन, क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे आजू कहकर बुलाओ, जुआन ने उठते हुए कहा। सच कहूं तो इस मुद्रा में खड़े रहना उसके लिए काफी मुश्किल था, और जरा सी भी गलत हरकत से उसके अंकोश में दर्दनाक खिंचाव आ सकता था। उफ उफ, मुझे उठाओ, मेरी कमर कमर। दिखावा करने के चक्कर में जुआन ने पहले एक बेहद मुश्किल मुद्रा अपनाई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मांसपेशियां खींच गई थीं। किन्वानरू ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। उसके मन में पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे, लेकिन इससे पहले कि उसे पता चलता, जुआन पहले की तरह अपने सामान्य स्वभाव में लौट आया था। मैं दोबारा क्या पूछने वाला था? धिक्कार है, इस आदमी ने तो मुझे मेरे मन की बात ही बुला दी। किन्वानरू ने कुछ पल चुपचाप जुआन को देखा। आखिरकार उसने अपने भावों पर काबू पाया और पूछा, क्या आपको चोट लगी है? इस समय आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैंने उस आदमी को आपकी छाती पर जोर से वार करते देखा। अगर काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति सचमुच 8वें दर्जे का साधक होता, तो ब्राइटन मून शहर के नंबर 1 विशेषज्ञ, उसके पति चू जोंगटियन को भी कम से कम गंभीर चोट तो लग ही जाती। ये जानते हुए वह स्वाभाविक रूप से जुआन की बुरी हालत को लेकर बहुत चिंतित थी। घायल? अरे हाँ, मैं घायल हूँ, जुआन ने अतिरंजित स्वर में चिल्लाते हुए अपनी छाती पकड़ ली और उसकी ओर गिर पड़ा। जब वह आधा गिर चुका था, तभी उसे अचानक याद आया कि उसके सामने उसकी पत्नी नहीं है। घबराकर उसने तुरंत नीचे गिरने से खुद को रोका और अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। तुरंत कुछ बेहतरीन की पत्थर लाओ। अगर बेहतरीन की पत्थर न मिले तो धरती के भी चलेंगे। साथ ही कुछ बढ़िया दवाइयां और पौष्टिक औषधीय जड़ी बूटियां भी तैयार रखो। मुझे अपनी चोटों से उबरना है। किन्वानरू ने अविश्वास से अपना सिर हिलाया। जुआन की बेतुकी मांगों को सुनकर किन्वानरू को देर से एहसास हुआ कि वास्तव में उसे कोई चोट नहीं आई थी। हालांकि चू वंश के लिए उसके द्वारा किए गए विशाल योगदान को देखते हुए वह जानती थी कि उसे डांटने का यह सही समय नहीं था, इसलिए उसने अपना ध्यान युएशान की ओर मोड़ दिया। क्या आपको घुसपैठिए की पहचान पता चल गई है? युएशान ने सिर हिलाकर जवाब दिया, अभी नहीं। उसके पास पहचान की कोई वस्तु नहीं है, इसके अलावा उसका चेहरा। उसने जुआन की ओर भय भरी नजर से देखते हुए कहा, युवा स्वामी की 6 पल्स डिवाइन स्वॉर्ड बहुत शक्तिशाली है। घुसपैठिए का सिर फट गया। हम उसे पहचान ही नहीं पा रहे हैं। जुआन को अचानक बेहद घृणा महसूस हुई। क्या ओल्ड मी कुछ ज्यादा ही क्रूर नहीं था? उसे मार डालना एक बात थी, लेकिन उसने सचमुच उसका सिर तरबूज की तरह कुचल दिया। जुआन ने जल्दी से अपने कपड़े पर हाथ पोंछे। दिखावा करने के लिए उसने थोड़ी देर पहले शीलेजी के सिर पर उंगली रखी थी। उसे अपनी उंगलियों के सिरों पर चिपचिपापन महसूस हुआ और उसे लगा कि यह शायद खून या दिमाग का कोई अंश हो सकता है। फिर भी उसे पहरेदारों की निगाहें अच्छी लग रही थीं, जिनमें 10% हैरानी, 20% भय, 30% प्रशंसा और 40% श्रद्धा का भाव झलक रहा था। उनकी निगाहों से उसे ऐसी ऊर्जा मिली मानो उसने ढेर सारा जिनसेंग खा लिया हो। मजबूत होना कितना अच्छा लगता है। खैर, भले ही यह नकली हो, फिर भी यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने अपने कौशल का उपयोग करके बनाया है। किन्वानरू ने बोलना शुरू ही किया था कि उसे जुआन की कही बात याद आ गई और उसने अपना संबोधन बदल दिया। आजू, क्या तुम इस व्यक्ति की पहचान जानती हो? जुआन ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए सिर हिलाया।
मुझे पक्का नहीं पता। मैं चू चुयान की चोटों को लेकर बहुत चिंतित था और सो नहीं पा रहा था, इसलिए मैं टहलने चला गया। लेकिन तभी अचानक यह आदमी कहीं से प्रकट हुआ और मुझ पर हमला कर दिया। जुआन ने शीलेजी की पहचान उजागर नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि इससे मामला बहुत जटिल हो सकता है। शीलेजी एक प्रसिद्ध 8वें दर्जे का साधक था, और अगर दूसरों को पता चल जाता कि शीलेजी की मृत्यु उसके हाथों हुई है, तो ब्राइटन मून शहर की अन्य शक्तियों का ध्यान उस पर जरूर जाता। इससे उसके लिए काफी परेशानी खड़ी हो सकती थी, खासकर इसलिए क्योंकि अभी उसमें खुद को उनसे बचाने की ताकत नहीं थी। इसके अलावा खुलेआम सामने आना उसकी आदत नहीं थी। वह तो अंधेरे में छिपकर अपने दुश्मनों पर छुपकर हमला करना पसंद करता था। मैं तो यही चाहूंगा कि शिकुन अपने अधीनस्थ की मौत को लेकर परेशान ही रहे। जब किनवानरू ने सुना कि वह उसकी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, तो उसने सहमति में सिर हिलाया। कम से कम तुम्हारे पास ज़मीर तो है। हालांकि जुआन के बयान ने उसके संदेह को और भी गहरा कर दिया। अचानक कोई प्रकट होकर तुम्हारी जान लेने की कोशिश क्यों करेगा? जुआन ने शांत भाव से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझ जैसी असाधारण शख्सियत को देखकर आसपास की खूबसूरत औरतें प्रशंसा भरी निगाहों से देखती ही रहती हैं। हो सकता है कुछ मर्दों ने इसी वजह से मुझसे दुश्मनी पाल रखी हो और मुझे बदला लेने का निशाना बना लिया हो। किनवानरू ने लगभग अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। युए शान ने अपना सिर ऐसे हिलाया मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या सुना है। यहाँ तक कि गार्ड भी काफी अविश्वास महसूस कर रहे थे। उन्हें अचानक समझ आ गया कि किसी का उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना कोई असामान्य बात नहीं थी। इसके विपरीत, अगर कोई उसे जान से मारने की कोशिश न कर रहा होता तो यह अजीब बात होती। आसपास मौजूद भीड़ की प्रतिक्रियाओं से जुआन को पता चल गया कि वे उसके जवाब को लेकर संदेह में थे। हा, कितनी विडंबना है। जब मैं झूठ बोलता हूं तो तुम तुरंत मुझ पर भरोसा कर लेते हो, लेकिन जैसे ही मैं सच बोलना शुरू करता हूं, तुम तुरंत मुझ पर शक करने लगते हो। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि वह 8वें दर्जे का साधक है? किनवानरू ने पूछा। मैंने यही अनुमान लगाया था। वह काफी ताकतवर दिखता है, जुआन ने मासूमियत से पलकें झपकाते हुए जवाब दिया। किनवानरू ने सहमति में सिर हिलाया। उसके हाथों इतनी आसानी से 8वें दर्जे के साधक का मारा जाना असंभव था। इसलिए यह अधिक संभावना थी कि काले वस्त्र वाला व्यक्ति 7वें दर्जे का, या शायद 6ठे दर्जे के शिखर पर था। चाहे जो भी हो, काले कपड़े पहने वह आदमी ऐसा नहीं था जिससे जुआन निपट सके। इसलिए उसने पूछा, तुमने उसे कैसे मारा? कैसे? मैं उससे ज्यादा ताकतवर था, जुआन ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। क्या तुमने नहीं देखा कि क्लैंस टूर्नामेंट के दौरान द्वंद्वयुद्ध के मैदान में मैं कितना शानदार प्रदर्शन कर रहा था? मैं भी एक माहिर हूं। क्या मेरे लिए किसी दूसरे माहिर को मार गिराना सामान्य बात नहीं है? किनवानरू ने उसके जवाब पर तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी। उसने मान लिया कि वह बस अपना तुरुप का पत्ता उनके सामने प्रकट नहीं करना चाहता, इसलिए उसने आगे पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई। वैसे वो महिला कहाँ है? उसे अचानक याद आया कि उसने जुआन को एक दूसरी महिला का हाथ पकड़े हुए और उसे अपने पीछे खींचते हुए देखा था, और उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। अरे, वो औरत मौका मिलते ही भाग गई, जुआन ने जवाब दिया। फिर उसने जैसे कुछ समझकर अपनी हथेली पर मुक्का मारा और बोला, अरे, मैं तो सोच ही रहा था कि ये कितना अजीब है कि कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है। अब सोचता हूं तो लगता है कि वो काले कपड़े वाला आदमी उस औरत के पीछे पड़ा था। हा, कितनी अफसोस की बात है कि वो इतनी जल्दी भाग गई। मैं उसका नाम तक नहीं पूछ पाया। कम से कम वो मेरी जान बचाने के बदले में मुझसे शादी तो कर सकती थी, है ना? युए शान ने जुआन को प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। हमारा युवा स्वामी कितना अद्भुत व्यक्ति है। ये सोचकर हैरानी होती है कि वह अपनी सास के सामने किसी और स्त्री से विवाह करने का सपना देख रहा है। दूसरी ओर किनवानरू के विचार एक अलग ही दिशा में चले गए। मुझे पहले भी उसी ने बचाया था। क्या वह मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है? मुझे लगता है कि उसमें वैसे भी इतनी हिम्मत नहीं है। अपने विचारों से वह बेहद असहज महसूस कर रही थी, इसलिए उसने तुरंत अपना ध्यान पहरेदारों की ओर मोड़ा और आदेश देना शुरू कर दिया। उसने पहरेदारों को इलाके में किसी भी अन्य घुसपैठिए की तलाश करने का निर्देश दिया और चू एस्टेट की बाहरी सीमा पर गश्त करने के लिए अतिरिक्त पहरेदारों को तैनात किया। इसके बाद उसने चू वंश की अन्य शाखाओं के सदस्यों, यूशान, होंगजोंग और अन्य करीबी सहयोगियों को इस मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाया। कुछ ही देर में आंगन में केवल जुआन ही रह गया। सबके चले जाने की पुष्टि करने के बाद उसने कियाओ जुयिंग को झाड़ियों से बाहर निकाला तो पाया कि उसका शरीर बेहद गर्म था, मानो वह किसी भट्टी से निकली हो। उसे डर था कि दूसरे लोग उसे देख लेंगे, इसलिए वह जल्दी से उसे उठाकर अपने कमरे में ले गया। सौभाग्यवश अचानक घुसपैठिए के कारण उसके कमरे के पास तैनात गार्डों को कहीं और भेज दिया गया था, जिससे उसे बिना पकड़े गए कियाओ जुयिंग को वापस उसके कमरे में ले जाने में आसानी हुई। उसने झटपट ठंडी चाय का एक प्याला भरकर कियाओ जुयिंग को पिलाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसे याद आया कि उसके पिछले लोक में बुखार से पीड़ित मरीजों के माथे पर अक्सर गीले कपड़े रखे जाते थे ताकि उनका तापमान कम हो जाए, इसलिए वह पानी लेने के लिए बाहर चला गया। हालांकि एक कदम भी बढ़ा पाने से पहले ही उसे अचानक महसूस हुआ कि किसी ने उसकी बांह पकड़ ली है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि कियाओ जुयिंग जाग चुकी थी। उसकी आंखें पहले जैसी साफ नहीं थीं, बल्कि उनमें प्रेम का भाव झलक रहा था। मत जाओ, मैं अभी आपके लिए थोड़ा पानी लेने जा रही हूं ताकि आपको ठंडक मिल सके। या क्या मैं आपको झील पर ले जाऊं ताकि आप ठंडे पानी से नहा सकें? इससे जहर का असर कम हो जाएगा, है ना? जुआन ने चिंता से पूछा। हालांकि कियाओ जुयिंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, शी वंश के जहर को इतनी आसानी से साफ करना संभव नहीं है। तो क्या तुम्हारे पास अभी भी वो हृदय शांत करने वाली गोली है जो शियाओक्सी ने तुम्हें पहले दी थी? जुआन ने पूछा। मेरे पास यह नहीं है। कियाओ जुयिंग ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें उस पर टकटकी लगाए हुए थीं। तो फिर हम क्या करें? जुआन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा।
क्या मैं तुम्हें अभी शियाओक्सी के घर ले जाऊं? अरे बेवकूफ, क्या तुम अनजान होने का नाटक कर रहे हो? कियाओ जुइंग की आमतौर पर तीखी आवाज अविश्वसनीय रूप से मीठी और सुहावनी लग रही थी, मानो उस पर शहद लगा हो। अध्याय 229 विलक्षण प्रतिभा। उसकी मीठी आवाज ने उसके भीतर कुछ ऐसा छू लिया, मानो कोई बिल्ली उसके दिल को प्यार से खरोंच रही हो। जुआन ने बिस्तर पर लेटी उस शर्माती हुई महिला को देखा और उसका गला सूख गया। उसने धीमी आवाज में कहा, दरअसल मैं एक सज्जन व्यक्ति हूं। आमतौर पर कियाओ जुइंग ये शब्द सुनकर क्रोधित हो जाती, लेकिन इस बार उसने उसकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उसने उसका हाथ कसकर पकड़े रखा और कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे डर लग रहा है। हाँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। जुआन बगल में बैठ गई और अपने बालों को संवारा, जो माथे पर लगे पसीने से थोड़े बिखरे हुए थे। वह इतना मूर्ख नहीं था कि इस समय चला जाए। उसने इतने सारे टीवी सीरियल देखे थे कि उसे पता था कि अगर वह अभी इलाज ढूंढने के लिए चला गया तो कोई दूसरा आदमी आकर उसका फायदा उठा लेगा। कियाओ जुइंग ने धीरे से आह भरी और फिर आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया। आखिर वह कुंवारी थी, इसलिए उसे अंतरंग संबंध शुरू करने का तरीका नहीं पता था। वह सहज रूप से उसके शरीर से लिपट गई, मानो यही उसके शरीर की गर्मी को बाहर निकालने का एकमात्र तरीका था। मदद करो, मेरी मदद करो, कियाओ जुइंग ने अस्पष्ट स्वर में बुदबुदाया। जुआन ने खुद को थोड़ा कोसते हुए कहा। पिछली बार जी शियाओक्सी के हस्तक्षेप से वह इतना आहत हुआ था कि वह कामोत्तेजक दवा के प्रभाव को कम करने का सबसे सरल तरीका भी भूल गया था। महिला के भरे भरे होंठों से मोहित होकर जुआन ने एक घूंट लार ली और आगे की ओर झुकने लगी। जैसे ही उनके होंठ एक दूसरे को छूने वाले थे, तभी अचानक चू हुआनझाओ की आवाज उसके कमरे के दरवाजे से आई। जीजा जी, जीजा जी। जुआन तुरंत डर के मारे कांप उठी। धिक्कार है, अगर उस छोटी बच्ची ने ये देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कियाओ जुइंग ने पहले चू वंश के साथ विश्वासघात किया था और चू हुआनझाओ चू वंश का सदस्य था। अगर उनका आमना सामना हुआ तो हुआनझाओ उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा कियाओ जुइंग की वर्तमान स्थिति ने मामले को और भी जटिल बना दिया था। हुआनझाओ ने जो देखा था उसे समझाना असंभव था। उसने जल्दी से आसपास के इलाके की तलाशी ली, लेकिन उसका कमरा इतना खाली था कि उसमें किसी को छिपाना संभव नहीं था। जैसे जैसे कदमों की आहट करीब आती गई, अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसे हिरन और कड़ाही के नायक वेई शियाओबाओ द्वारा इस्तेमाल की गई एक तरकीब याद आई और उसने तुरंत कियाओ जुइंग को कंबल में लपेटकर बिस्तर के एक कोने पर लिटा दिया। फिर उसने पर्दे खींचकर उसे ढक दिया। जब ये काम हो गया तो वह बिस्तर के सामने बैठ गया ताकि वह बाहर की ओर लुढ़क न जाए। कोई आवाज मत करना, ठीक है? जुआन ने चेतावनी दी। अगर कियाओ जुइंग ने जरा सी भी आह भरी तो चू हुआनझाओ उसे बुरी तरह पीट सकता था। जीजा जी, जीजा जी। कदमों की आहट करीब आती गई, तभी अचानक चू हुआनझाओ दरवाजे से अंदर घुस आया। जुआन की पलकें फड़क उठीं। वह लड़की वाकई हिंसक है। मैंने पहले ही अपना दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी वह बिना किसी झिझक के अंदर घुस आई। हेलो, हुआनझाओ। जुआन ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि वह जानता था कि इस समय उसकी मुस्कान शायद बेहद भद्दी लग रही होगी। तुम तो अपने कमरे में हो। तुमने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? चू हुआनझाओ ने संदेह से पूछा। आपने मुझे बुलाया था, जुआन ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा। मैंने सुना नहीं। अरे, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप अपनी बड़ी बहन की देखभाल नहीं कर रहे थे? मेरी माँ अभी मेरी बड़ी बहन की देखभाल कर रही है। मैंने सुना है कि तुमने एक माहिर मुक्केबाज से मुकाबला किया था और मेरी बड़ी बहन को चिंता थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो न गया हो, इसलिए उसने मुझे तुम्हारा हालचाल जानने के लिए यहाँ भेजा है, चू हुआनझाओ ने कहा। उसकी लगातार शिकायत के बावजूद उसकी आवाज कोमल और युवापन से भरी थी, जो सुनने में सुखद थी। दुर्भाग्य से जुआन इस समय इसे सुनने के मूड में नहीं थी। क्या तुम्हारी बड़ी बहन सचमुच मेरे बारे में चिंतित है? जुआन ने आश्चर्य से पूछा। उसने भले ही ये बात खुलकर न कही हो, पर मुझे इतना तो समझ आ गया। उसने मुझे इशारे से ही कहा था कि मैं आकर तुम्हारा हालचाल पूछूं, चू हुआनझाओ ने जवाब दिया। उसकी आंखों में शक झलक रहा था। क्या काल कोठरी में तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए हो? जुआन ने हंसते हुए कहा, क्या सच में? हाँ, मुझे लगता है मैं बहुत ही मिलनसार इंसान हूँ। शायद कुछ दिन मेरे साथ बिताने के बाद तुम्हारी बड़ी बहन की मेरे बारे में राय बेहतर हो गई होगी। ओह हाँ, आपने मेरी बड़ी बहन को कैसे बचाया? उनका रंग रूप पहले से काफी बेहतर लग रहा है, इसलिए लगता है कि आपकी विधि काफी कारगर है, चू हुआनझाओ ने उत्सुकता से पूछा। तुम अपनी बड़ी बहन से क्यों नहीं पूछ लेती? जुआन को महसूस हो रहा था कि कियाओ जुइंग गुस्से से आग बबूला है, इसलिए वह इस समय चू हुआनझाओ को कुछ भी समझाने के मूड में नहीं था। मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया, चू हुआनझाओ ने मुंह बनाते हुए कहा। बिस्तर के पास बैठते हुए उसने आगे कहा, मुझे लगता है कि कालकोठरी से लौटने के बाद तुम दोनों बदल गए हो और अब मैं पराई बन गई हूँ। जुआन थोड़ी हैरान रह गई। मैं तुम्हारी बड़ी बहन के साथ रिलेशनशिप में हूँ। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि तुम यहाँ अजनबी हो? हालांकि वह चू हुआनझाओ की भावना को समझ सकता था। आखिरकार वह और चू चुयान हमेशा से बहनों की तरह एक दूसरे के बहुत करीब थी, और अब जब वह उनके जीवन में आ गया था तो शायद उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी बड़ी बहन को खो दिया हो। इसके अलावा वह अक्सर चू हुआनझाओ के साथ समय बिताता था, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो उसके साथ भेदभाव नहीं करती थी। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो चू चुयान को भी एक बाहरी व्यक्ति माना जा सकता था। चू चुयान के साथ उनके रिश्ते में आई प्रगति के परिणामस्वरूप चू हुआनझाओ को दरकिनार कर दिया गया, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वह थोड़ा निराश महसूस करेगी। तो क्या आपको पिछली लड़ाई में चोट लगी है? चू हुआनझाओ को अचानक यहाँ आने का अपना उद्देश्य याद आया और वह अपने हाथों से उसके शरीर की जांच करने लगी, ये देखने के लिए कि कहीं कोई घाव तो नहीं है। जुआन उसके इस कृत्य से स्तब्ध रह गई।
आखिरकार वह इतनी नजदीक थी कि वह हाथ बढ़ाकर कियाओ जुयिंग को छू सकती थी। जरा सी भी लापरवाही से कियाओ जुयिंग का भेद खुल सकता था। इसलिए वह झट से थोड़ा किनारे हट गया और चू हुआनझाओ की बाहें पकड़कर बोला, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरी क्षमताओं को देखते हुए एक मामूली घुसपैठिया भला मेरे लिए खतरा कैसे बन सकता है। मैंने सुना है कि तुमने 6 पल्स डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया था। चू हुआनझाओ ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। चू हुआनझाओ की आवाज में तिरस्कार सुनकर जुआन ने गुस्से से पूछा, क्या हुआ? हे, तुम दूसरों को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे कैसे बेवकूफ बना सकते हो? मैं तुम्हारी मौजूदा स्थिति से अनजान कैसे रह सकती हूँ? चू हुआनझाओ ने जुआन को पहले दी गई अपनी हार के बारे में सोचा, जिससे उसके होठों पर एक आनंदमय मुस्कान आ गई। जुआन भी उसके मन की बात समझ गया और उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी बात सिर्फ इसलिए पूरी हुई क्योंकि मैंने तुम्हें शिष्टता का पाठ नहीं सुनाया। वैसे भी तब से मैं काफी विकसित हो गया हूँ। मुझ जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए साधना में तेजी से प्रगति करना क्या बिल्कुल सामान्य नहीं है? ठीक है, तुम तो सच में प्रतिभाशाली हो। चू हुआनझाओ कुछ देर पहले तक मुस्कुरा रही थी, लेकिन अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने थोड़ा सूंघा और फिर बोली, यहाँ किसी औरत की गंध क्यों आ रही है? जुआन को इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास हुआ। क्या तुम कुत्ते हो? तुम्हें ये गंध कैसे आ रही है? कियाओ जुयिंग की खुशबू आमतौर पर बेहद हल्की होती थी, लेकिन अब नशे के असर के कारण उसके शरीर से मीठी, कस्तूरी जैसी गंध आ रही थी। चू हुआनझाओ उसके इतने करीब थी, ऐसे में अगर उसे कोई गंध महसूस न हो रही होती तो यह और भी अजीब होता। क्या तुमने यहाँ किसी औरत को छुपा रखा है? चू हुआनझाओ घबरा कर खड़ी हो गई। इसीलिए तुमने पहले मुझे जवाब नहीं दिया। जरूर किसी औरत के साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हो। कौन है? बाहर आओ। वह कमरे में इधर उधर ढूंढने लगी और लगातार चिल्लाती रही। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन के लिए खुद को पवित्र रख रहा हूँ, क्या मैं उस तरह का इंसान हूँ? जुआन ने दोषी भाव से पूछा। हाँ, तुम तो ऐसी ही हो, चू हुआनझाओ ने हैरानी से कहा। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और बिस्तर के नीचे खोजने लगी। उसके युवा शरीर के सुडौल आकार पुरुषों को बेहद आकर्षित करते थे, खासकर जब वह नीचे की ओर झुकी होती थी, हालांकि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। जुआन ने नाक मलते हुए झट से अपनी नजरें हटा लीं। धिक्कार है, आज ही ये सब क्यों हो रहा है? बस कुछ ही समय की बात है, ये औरतें मुझे मौत के मुंह में धकेल देंगी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि बिस्तर पर कोई नहीं है, चू हुआनझाओ ने कमरे के अन्य स्थानों की तलाशी ली। उसने अलमारी खोली और पर्दों के पीछे देखा। हालांकि ये कमरा बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी वह इसमें कुछ भी ढूंढने में असमर्थ रही। बोलो, तुमने उसे कहाँ छिपाया है? चू हुआनझाओ का गुस्सा फूटने लगा था। जुआन ने बेबसी से कंधे उचका दिए। यहाँ कौन सी औरत हो सकती है? क्या तुमने जगह की तलाशी नहीं ली? यहाँ कोई नहीं है। चू हुआनझाओ की आवाज में अचानक संदेह का भाव आ गया। वैसे तुम तो काफी देर से वहीं बैठे हो। ये शब्द कहते ही वह उसके पीछे के इलाके की जांच करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगी। जुआन इतना घबराया हुआ था कि उसे लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा। उसने झट से उसे पकड़ लिया और बोला, हुआनझाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी परवाह करती हो। क्या तुम्हें जलन हो रही है? क्या मैं भला कैसे ईर्ष्या कर सकती हूँ? मैं तो बस अपनी बड़ी बहन के लिए तुम पर नजर रख रही हूँ। चू हुआनझाओ ने गुस्से से जवाब दिया। और अभी मेरे हाथ छोड़ो। चू हुआनझाओ ने जुआन की पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया और सहज ही उसे दूर धकेलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि अनजाने में उसका हाथ उसके शरीर के एक खास हिस्से से छू गया और दोनों तुरंत अकड़ गए। चू हुआनझाओ का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने जुआन की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। अरे जीजाजी, आप कितने गंदे हैं। आपने मेरे बारे में ऐसे विचार रखे। मैं अपनी बड़ी बहन को बताऊंगी। पैर पटकते हुए वह शर्मिंदगी से कमरे से बाहर भाग गई। जुआन बेहद निराश महसूस कर रहा था। वह विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं था, ये तो बस कियाओ जुयिंग की पहले की हरकतों पर उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संयोगवश चू हुआनझाओ की नजर उस पर पड़ी और उसने ये निष्कर्ष निकाला कि यह हरकत उसी की ओर निर्देशित थी। बहरहाल वह उसे भगा देने से बेहद खुश था, क्योंकि अब उसे कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। उसने झटपट कमरे के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन देखा कि कुंडी पूरी तरह से टूटी हुई थी। ये देखकर उसकी पलकें थोड़ी सी फड़क उठीं। वह सचमुच एक डायनासोर है। किसी और के अंदर घुस आने की आशंका से चिंतित होकर उसने तुरंत ताई तलवार का इस्तेमाल दरवाजे की कुंडी के रूप में कर दिया। इसी बीच कंबल में लिपटी हुई कियाओ जुयिंग छटपटा रही थी। वह गिरने ही वाली थी कि जुआन झट से वापस दौड़ी और उसे पकड़कर बिस्तर पर लिटा दिया। ऐसा लगता है जैसे दूसरी मिस कियाओ जुयिंग ने आगे बढ़कर उसकी ठोड़ी पकड़ ली, बाकी शब्द अधूरे ही रह गए। फिर वह अपने गर्म होठों से उसे चूमने के लिए आगे झुकी। कोमल, मदहोश कर देने वाला शरीर और मोहक खुशबू, जुआन के दिमाग में मानो छोटे छोटे धमाके हो रहे थे। भला भला ऐसा प्रलोभन कौन रोक सकता है? तुम्हारे शरीर से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? जुआन ने पूछा। कियाओ जुयिंग की आंखें नींद से भरी, आधी बंद आंखों से जुआन को घूर रही थीं और उसने जवाब में बुदबुदाते हुए कहा, क्या मुझ जैसी वनपरी के लिए फूलों की खुशबू आना सामान्य बात नहीं है? लेकिन मुझे ये गंध पहले क्यों नहीं आई? जुआन ने उत्सुकता से पूछा। उससे एक अनोखी खुशबू आ रही थी, जो जुआन ने पहले कभी नहीं सूंघी थी। वे दोनों पहले भी कई बार एक दूसरे को गले लगा चुके थे, यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने एक दूसरे के सामने अपने शरीर को भी नंगा किया था, लेकिन उससे पहले कभी ऐसी गंध नहीं आई थी। क्योंकि मैं तभी उत्साहित महसूस करती हूँ जब मुझसे ऐसी खुशबू आती है। कियाओ जुयिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसकी लंबी पलकें फड़फड़ाती रहीं। उसकी धड़कती छाती से साफ पता चल रहा था कि वह इस समय कितनी घबराई हुई थी। केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही उन शब्दों को सुनने के बाद प्रतिक्रिया न देने का हकदार होगा।
दिल की धड़कन तेज होते हुए जुआन ने उसे चूमने के लिए आगे झुककर प्रणाम किया। अनजाने में ही कियाओ जुइंग का वस्त्र नीचे खिसक गया था, जिससे उसका शरीर सामान्य महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक पतला दिखाई देने लगा था। दवा के प्रभाव से उसकी गोरी त्वचा में हल्का लाल रंग आ गया था, जिससे वह पहले से भी अधिक आकर्षक लग रही थी। जब वे दोनों अंततः एक हो गए, तो कियाओ जुइंग के चेहरे पर दर्द की एक झलक दिखाई दी। वह झुकी और जुआन के कंधों को जोर से काट लिया। सस, जुआन दर्द से कराह उठी। तुमने मुझे क्यों काटा? मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता रही हूँ। कियाओ जुइंग ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखा, जो किसी भी भावहीन व्यक्ति का दिल पिघलाने के लिए काफी थी। जुआन ने उसे और भी अधिक कोमलता से गले लगाया तो भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। अध्याय 230 वादा। दवा का असर खत्म होने में काफी समय लगा और आखिरकार कियाओ जुइंग की आंखों की रोशनी वापस आ गई। अपने ऊपर लेटे उस आदमी को देखते हुए उसने अपने होंठ कसकर दबा लिए और सोचने लगी कि चू चुयान ने उस समय उसे कैसे सहन किया होगा। हालांकि उसके शरीर में ड्रग्स का असर हुआ था, फिर भी वह उस झटके से उबर नहीं पाई थी। उस समय चू चुयान की ऊर्जा नसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त थीं और उसकी साधना शक्ति कमजोर हो गई थी, जिसका अर्थ था कि वह केवल अपने कमजोर शरीर के साथ ही उसका सामना कर रही थी। इस विचार मात्र से ही कियाओ जुइंग के मन में उसके लिए सम्मान की भावना जाग उठी। मैं आखिर किस बारे में सोच रहा हूँ? शर्मिंदा कियाओ जुइंग ने अपना सिर नीचे झुकाया और सामने खड़े आदमी को गले लगाने के लिए आगे झुकी। वह इतनी शर्मिंदा थी कि उसकी आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। अल्पविराम। अगले दिन जुआन तरोताजा होकर उठा। उसने अनजाने में ही अपने बगल में लेटी हुई महिला को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ हवा में ही रह गए। पिछली रात उसे जिस कोमल अनुभूति की आदत हो गई थी, वह अब नहीं थी। चौंक कर वह झट से उठ बैठा, तभी उसने देखा कि उसके बगल में लेटी महिला गायब हो चुकी थी। कंबल में बसी हल्की सी खुशबू ही इस बात का सबूत थी कि पिछली रात की घटनाएं महज सपना नहीं थी। बर्फ। जुआन ने पुकारा और जल्दी से चारों ओर देखा। अपनी शक्ति व्यर्थ मत करो, वह जा चुकी है, एक ठंडी आवाज सुनाई दी। उसने मीली की आत्मा को अपने बिस्तर के सामने लकड़ी के पलंग पर आराम से लेटे हुए देखा। उसके वस्त्र के नीचे से उसके गोरे चिकने पैर धुंधले से दिखाई दे रहे थे। उसका सुंदर चेहरा ठंडे क्रोध की एक परत से ढका हुआ था। आपने मीली को ट्रोल करके 233 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन स्तब्ध रह गई। वो चली गई, बस यूं ही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बड़ी बहन महारानी, क्या हुआ? जुआन ने पूछा। तुम अब भी पूछने की हिम्मत करते हो? मीली तुरंत सीधी होकर बैठ गई। तुम व्यभिचारी कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पूरी रात ऐसा घिनौना दृश्य देखने के लिए मजबूर करने की? आपने मीली को ट्रोल करके 513 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन के रोंगटे खड़े हो गए। जरा रुको, तुम्हें हमें देखने के लिए किसने कहा था? तुम आंखें बंद कर सकते थे। और तुमने पूरी रात देखा। हे भगवान, मुझे लग रहा है जैसे मेरा फायदा उठाया गया हो। उसने झटपट कंबल उठाया और उसे अपने शरीर के चारों ओर कसकर लपेट लिया, मानो वह खुद को किसी लंपट से बचा रहा हो। मीली को उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तुमने कहा कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रही थी। मीली झट से उसके बिस्तर के किनारे गई और बिस्तर के फ्रेम पर पैर पटका। उसने ठंडी निगाहों से उसे घूरा, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। जुआन ने गौर किया कि मीली के कपड़े इस बार पहले से कहीं ज्यादा खुले हुए थे, जिससे उसकी छाती के उभार साफ दिख रहे थे। क्या किन राजवंश की महिलाएं इतने ही खुले कपड़े पहनती थीं? आखिरकार मीली के कपड़े उसकी चेतना से ही बनते थे, इसलिए उसका पहनावा पूरी तरह से उसकी पसंद और आदतों पर आधारित था। वाह, उसने तो वाकई कम कॉलर वाली ड्रेस पहनी है। लगता है ये बड़ी बहन महारानी काफी चंचल स्वभाव की है। क्या देख रहे हो? मीली को यह देखकर बहुत गुस्सा आया कि जुआन उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसे घूर रही थी। आपने मीली को ट्रोल करके 256 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। तुम मेरे सामने ही अपनी छाती दिखा रही हो। मेरे पास इसे देखने के अलावा और क्या चारा है? जुआन सोच रही थी कि मीली आत्मा बन जाने के बावजूद इतनी गुस्सैल क्यों थी। वैसे भी, क्या तुम ऐसे कपड़े इन्हें दिखाने के लिए नहीं पहनती हो? तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारी फैशन समझ की तारीफ कर रहा हूँ। मीली को उसके तर्क में कोई कमी नहीं दिखी। तुम्हारी जबान बहुत चिकनी है, इसीलिए तो तुम उन भोली लड़कियों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेते हो। मीली के शब्द अभी भी तीखे थे, लेकिन उसके चेहरे की तीक्ष्णता कुछ कम हो गई थी। उसने अपने शरीर को सीधा किया और अपनी पोशाक को थोड़ा खींचा, मानो उसकी घूरती निगाहों से वह थोड़ी असहज महसूस कर रही हो। यह आदमी वाकई अजीब है। पहले तो कोई भी इतनी निडर निगाहों से मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था, चाहे मैंने कुछ भी पहना हो। हालांकि महान किन राजवंश का विनाश हो चुका था और वह अब महारानी नहीं थी, फिर भी वह किसी भी ऐसे व्यक्ति की आंखें निकाल देती जो उन्हें घूरने की हिम्मत करता। ये बहुत दुख की बात थी कि उसका अपना जीवन इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ था, जिसका अर्थ था कि वह उसे मार भी नहीं सकती थी और न ही उसे दंडित कर सकती थी। ये देखकर उसे बेहद निराशा हो रही थी कि उस पर कोई भी उपाय कारगर नहीं हो रहा था और वह समझ नहीं पा रही थी कि उससे कैसे निपटा जाए। आपने कहा था कि स्नो पहले ही चली गई थी। वह कहाँ गई? जुआन ने पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा? मीली बड़बड़ाई। उसने बगल की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम तो गहरी नींद में सो रहे थे, फिर भी उसे तुम्हें चिट्ठी लिखने का समय मिल गया। एक पत्र। जुआन ने मेज पर पत्र देखा और उसे उठाने के लिए झट से दौड़ पड़ा। जुआन के नग्न शरीर के अचानक सामने आने से मीली थोड़ी शर्मा गई। उसने झट से अपना सिर दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, क्या तुम कम से कम पहले कुछ कपड़े नहीं पहन सकते? जुआन ने आंखें घुमाई। तुम तो पूरी रात सब कुछ देखते देखते बिता चुके हो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कपड़े पहनूं या ना पहनूं। मीली अवाक रह गई। यह आदमी तो वाकई बेहद गुस्सा दिलाने वाला है। वह उससे कुछ कहने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक उसकी नजर उसके शरीर के एक खास हिस्से पर पड़ी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह इतना जबरदस्त अनुभव था कि उसके शब्द गले में ही अटक गए।
हालांकि जुआन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कियाओ जुइंग द्वारा छोड़ा गया पत्र उठाया और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। मैं अब जा रहा हूँ। शी कबीले से मेरा झगड़ा हो गया है, इसलिए शी कबीले के कोई कदम उठाने से पहले मुझे अपने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। कल रात जो कुछ हुआ उसके लिए धन्यवाद। और हाँ, मिस चू को इसके बारे में मत बताना। अगर तुम चू कबीले में रहकर खुश नहीं हो तो राजधानी में मुझसे मिल सकती हो। अल्पविराम। उसकी लिखावट थोड़ी अस्त व्यस्त थी, जो पत्र लिखते समय उसके मन में उठ रही झिझक को दर्शाती प्रतीत हो रही थी। वह सचमुच चली गई है। पिछली रात उन्होंने जो गर्माहट साझा की थी, उसके बारे में सोचते ही उसे अचानक अपने भीतर एक अथाह खालीपन का एहसास हुआ। उसने चिट्ठी को एक तरफ रख दिया और फिर मीली की तरफ मुड़कर देखा। वह बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका और उसने आरोप लगाते हुए कहा, जब तुम यहीं थी तो तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? कम से कम मुझे जगह तो देती ताकि मैं उसे अलविदा कह सकूं। मैं ऐसा क्यों करूं? मीली ने उत्तर दिया। जुआन का दिमाग एकदम थम गया। वाह, ये तो बहुत ही सटीक बात है। मेरे पास इसका खंडन करने के लिए एक भी शब्द नहीं है। लेकिन मीली जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती गई, उतना ही ज्यादा उसका गुस्सा बढ़ता गया। क्या तुम्हें पता है कि तुमने कल रात मुझे कितनी परेशानी में डाला? मुसीबत। जुआन हैरान रह गई। तुमने मेरे लिए आखिर किया क्या? तुमने कल रात बहुत हंगामा मचा दिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो नन्ही सी बच्ची इतनी जोर से चीख सकती है। अगर मैंने घर के चारों तरफ घेरा न बनाया होता तो अब तक पूरे चू परिवार को तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चल गया होता। ये सोचकर कि उसके जैसी महारानी को वास्तव में उसके पीछे सफाई करने के लिए खुद को नीचा दिखाना पड़ता है, मानो वह कोई हिजड़ा या नौकरानी हो, उसे बेहद निराशा हुई। आपने मीली को ट्रोल करके 627 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन को पसीना आ गया। पिछली रात वह इस काम में इतना मग्न था कि उसे इन छोटी छोटी बातों का ख्याल ही नहीं रहा। धन्यवाद। जुआन को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे समय में उसे क्या कहना चाहिए। तुमने मुझे अगली बार सफाई करने पर मजबूर नहीं किया तो बेहतर होगा। अगली बार मैं इतनी सहनशील नहीं रहूंगी। मीली कल रात के अप्रिय प्रदर्शन को लेकर अभी भी गुस्से में थी। जुआन ने शर्माते हुए हंसते हुए विषय बदल दिया। चूंकि तुम जाग ही गए हो तो तुमने कल रात मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम अब भी पूरी तरह से ठीक ठाक नहीं हो? मीली ने आंखें घुमाई। मैं तो बाल बाल बच गई। जुआन ने हैरानी से कहा। मुझे जिंदा रहने के लिए अपने सारे दांव पेच आजमाने पड़े। अगर ओल्ड मीना होती तो हम दोनों अब तक मर चुके होते। क्या तुम्हें पता है कि मैं बाहर क्यों नहीं आई? मीली ने ठंडे स्वर में पूछा। जुआन ने एक अंदाजा लगाया। क्या इसका कारण यह है कि आप शीलेजी को हरा नहीं सकते? मीली ने चीखने की इच्छा को दबा लिया। आपने मीली को ट्रोल करके 314 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। इस आदमी का मुंह तो सच में उफ। ठंडी सी झंझनाहट के साथ उसने कहा, एक मामूली 8वें दर्जे का साधक मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं इसलिए प्रकट नहीं हुई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझ पर निर्भर हो जाओ। किसी और पर निर्भर होने के बाद तुम कभी शक्तिशाली नहीं बन पाओगे। साथ ही अगर तुम ये सोच रखोगे कि मैं हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ी रहूंगी तो तुम हर मौके पर मूर्खतापूर्ण तरीके से खतरे में कूद पड़ोगे। अगर मुझे कम से कम कुछ और साल जीने हैं तो मुझे लगता है कि शुरुआत में कुछ जोखिम उठाना ही समझदारी होगी। अगर आप इतनी मामूली मुसीबत से भी नहीं बच सकते तो बेहतर यही होगा कि मैं यही सब कुछ खत्म कर दूं ताकि मेरा दुख और लंबा न चले। उन शब्दों ने जुआन के दिल पर मानो किसी घंटी की तेज आवाज की तरह प्रहार किया। मीली की मौजूदगी के कारण वह सचमुच पहले से कहीं अधिक साहसी हो गया था, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि अगर उस पर कोई खतरा मंडराता है तो मीली उसे अनदेखा नहीं कर पाएगी। उन्होंने कुछ क्षणों तक अपने विचारों को संजोने के बाद उनके सामने झुककर गहरी श्रद्धा से कहा, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मैं आप पर निर्भर नहीं रहूंगा और अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने का भरसक प्रयास करूंगा। सिर्फ अपनी पूरी कोशिश करना काफी नहीं है, आपको इसे करने में सक्षम होना चाहिए। अगली बार जब तक कि आपका प्रतिद्वंदी मास्टर रैंक या उससे ऊपर का न हो, तब तक मेरे सामने खुद को बचाने का सपना भी मत देखना। मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम इतना तो समझ ही जाएंगे, मीली ने कहा। और हाँ, अगली बार मुझसे बात करने से पहले कम से कम ठीक से कपड़े पहन लो। ऐसे कपड़े मत फेंको। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।